औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात के दिन के बाद एक दिन बाद यानी कल के दिन हम जुमे को सेलिब्रेट करते हैं। ख्वाह गम हो, खुशी हो या कोई भी घर के अंदर प्रॉब्लम्स हो, लेकिन हम जो है वो जुम्मे को सेलिब्रेट करते हैं। और सेलिब्रेशन का बेहतरीन तरीका यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जुम्मे के दिन फ़र्क ख़त्म कर दिया कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन मालिक है, कौन नौकर है। उसका फ़र्क कहाँ से पता चलता है? उसका फ़र्क पता चलता है कि जब नमाज जुमा का इनेकाद किया जाता है तो वहाँ अगर मालिक पहले जाएगा तो पहली सफ़ में बैठेगा और अगर नौकर पहले जाएगा तो वो पहली सफ़ में बैठेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बताया कि ज़िंदगी का जो मैदान है उस मैदान में भी अगर आप ज़िंदगी में पहल करते हैं भलाइयों की, आप पहल करते हैं मोहब्बतों की, आप पहल करते हैं उस सिला रहमी की जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताई हैं, तो ना सिर्फ ज़िंदगी आसान होती है बल्कि ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है वो फल से ज़्यादा मीठा लगने लगता है। कहते हैं कि शहद से ज़्यादा वो मीठा हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि जब आप इस चीज़ को फोकस रखते हैं कि ज़िंदगी के अंदर हमने भले का काम करना है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपसे कोई बदतमीज़ी कर रहा है तो आप उसको पलट कर बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से दें। और ये मुझे सिखाने में पेश बात रही रमीज़ खान, जो कि प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द शो हैं। और इसी के साथ साथ अगर ज़िंदगी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल को हम शामिल कर लें तो ना सिर्फ ज़िंदगी आसान होती है बल्कि ज़िंदगी की जो डगर है वो बड़ी बेहतरीन अंदाज में हमें बताती है कि ज़िंदगी किस महवर पर चल रही है। बात जो है वो तमीज़ से करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि बात तमीज़ से करो और जितना भी आपने एतराज़ात हैं या दलीलें हैं उनकी दलील ज़रूर दो। यानी आप अगर कोई एतराज़ करते हैं किसी चीज़ पर तो उसकी दलील होनी चाहिए, क्योंकि ज़ुबान तो हैवानों में भी होती है लेकिन सिर्फ वो इल्म और सलीके से महरूम होती है। तो आपने जब भी ज़िंदगी में बात को सामने रखना है तो दलील के साथ रखें। ये ना हो कि आपने सुनी सुनाई बात पर अमल किया और उसको आगे पहुंचा दिया तो ना सिर्फ आप गुनाहगार होंगे बल्कि जिसके लिए आप बात करें, और जब तक वो बात ऑथेंटिक नहीं है, वो बात गलत है, जब तक ये बात चलती रहेगी आपको बदी और उतने लोगों को बदी, लेकिन उस बंदे को सिला मिलता रहेगा जिसके खिलाफ बात हो रही है। इसी के साथ हम बात करेंगे आज के मौसम की सूरत हाल की। सबसे पहले हम बात करें आज क्या कितना डिग्री सेल्सियस है, तो 31 डिग्री सेल्सियस जी इस वक्त कराची का जो दर्जा हरारत है इस वक्त मतला अबरालूद है। और ये कहा जा रहा है कि आज से कुछ देर बाद 20% चांसेस है कि कराची के अंदर शावरिंग या थोड़ी सी ड्रिजलिंग जिसको हम कहते हैं वो हो जाए। हवा में नमी का तनासब 73% है और 26 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा जो है वो चल रही है। इसी के साथ कराची स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इंडेक्स इस वक्त मौजूद है 1,16,839.489 की सतह पर इस वक्त मौजूद है। एक डिफरेंट अंदाज आज मार्केट का देखा गया जिनमें 324 ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि हाईली ट्रेड कर रही हैं। 96 ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके अंदर हम डिक्लाइन देख रहे हैं, यानी इसके अंदर मुनाफा नहीं हो रहा लोगों को। और 143 ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि नन चेंज पर मौजूद हैं, यानी उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं है। इसी के साथ हम बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है, क्यों हर जगह पर हम पस्ती देख रहे हैं। अगर हम बात करें इसको ज़िंदगी में हमें आसानियाँ देने के लिए तो कल हादसा हुआ दोबारा हज़ारा एक्सप्रेस का, जिसका इंजन ही उतर के खेतों में निकल गया। पता नहीं वो खेतों में चेक करने गया था नमी है या नहीं है। तो ये समझ नहीं आती कि हम किस तरफ जा रहे हैं और किस डगर पर हम चल रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए बेहतर से बेहतरीन करे। इसी के साथ साथ थैंक्स टू चेज़ वैल्यू सेंटर, जिनकी शर्ट आज भी मैंने पहनी है। और यकम यानी हमने जो मैंने पहला शो किया था 3 अगस्त को, उसमें जो वाइट शर्ट थी, तो उनकी वसी रेंज मौजूद है। आप जाएं और एंजॉय करें अपने डेज़ को। और वहाँ पर 14 अगस्त की स्पेशल डिस्काउंट्स के साथ शर्ट्स मौजूद हैं, पैंट्स मौजूद हैं, तो आप जा सकते हैं। थैंक्स टू चीज़ वैल्यू सेंटर। अच्छा जी, इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि आज मेहमान गिरामी हमारे साथ जो मौजूद हैं, एक बार फिर हमें ज्वाइन इन किया है शरिया एडवाइज़र दारुल सकून के मुफ्ती उज़ैर बलवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया हाफिज़ मोहम्मद अहमद सदीकी साहब ने, जो कि PhD स्कॉलर हैं, सीनियर लेक्चरर हैं। और अगर टीचर्स या पढ़ाने वाले इतने फ़नी अंदाज में आपको पढ़ाएं तो वाकई में
पढ़ने का मज़ा तो आता है, साथ साथ जो चीज़ आप ग्रैप करना चाहते हैं यानी पिच ऑफ द स्टडीज़ आपको वो ग्रैप हो जाती है। आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? और मैं ठीक ठाक हूँ। और ये कहते हैं कि टीचर का हंसमुख होना ज़रूरी है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती फिजिक्स वालों पे क्यों ऐसे बोटॉक्स लगा लेते हैं, इतने गुस्सा होता है उनमें ना। थोड़ा सा मैंने चेक किया है वैसे, इन बातों में हम बाद में बात करेंगे, टीचर मेरे भी देख रहे होंगे। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया है द वन एंड ओनली द हीरो। और हम ये कहते हैं कि जब भी हमें कोई भी स्किन एलर्जीज होती हैं, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो वी जस्ट कॉल अवे फ्रॉम दैट पर्सन। हम उनको एक टेक्स्ट करते हैं कि ये मसला हो गया है, और हंसते हुए एक मैसेज आता है कोई मसला ही नहीं है, इसको भी सॉल्व कर दें। डॉक्टर तारिक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? ठीक है, ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी आप दवाइयों के साथ आए हमारे। जी बिल्कुल, मशरूम और दवाइयों के साथ। बिल्कुल जी। इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है सबीन याकूब ने, जो कि लेक्चरर हैं, हैंड्स आईडीएस हैं या आईडीज हैं, ये इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? खैरियत से। तो हैंड्स आईडीज है या इट इज आईडीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंटल स्टडीज। ओके जी। तो वहाँ पर हम डेवलपमेंट करते हैं स्टडीज के थ्रू कि क्या क्या नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं। ऑब्वियसली यस, और नए ट्रेंड्स जो स्टडीज़ के अंदर आ रहे हैं उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, ट्रेंड्स आने के साथ साथ मुश्किल तरीन क्यों कर दिया पाकिस्तान के अंदर स्टडीज़ को? अगर हम बच्चे को भी देखते हैं या देखें हर दुनिया में, मैंने अभी जो एक कल गो थ्रू कर रहा था मैं एक जगह पे, हर चीज़ को ना बड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। मतलब दुनिया में जहाँ पर बच्चों के लिए तालीम के निज़ाम को बहुत ज़्यादा लाइटर नोट पर लेकर जा रहे हैं कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा समझे और उसको उससे ज़्यादा इम्प्लीमेंट करे। हमारे यहाँ पे कहते हैं इम्प्लीमेंट तो बहुत बात की बात है, पहले समझ तो जाए बच्चा। वजह ये कि एवेल्युएशन प्रोसेस को थोड़ा सा जो है वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि जो चीज़ें सीख रहे हैं वो पता भी हो कि बच्चे को समझ आ रही है कि नहीं। अदरवाइज सिर्फ गुजारने से कुछ नहीं होगा। मतलब वो जो एक ट्रेंड था ना कि पढ़े लिखे जाहिल वाला, वो हमें ख़त्म करना है कि किसी को अगर कुछ आता है तो वाकई उसको इन डेप्थ उसके बारे में नॉलेज हो, उसके पास उसकी स्टडी हो, उसके पास उसकी पूरी डेवलपमेंटल प्रोसेस हो। दैट्स वाई उसको कॉम्प्लेक्स किया गया है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ अब हम चलेंगे मुफ्ती साहब की तरफ। मुफ्ती साहब, सबसे पहले एक बात कि हमारे यहाँ पर बड़ा एक कॉन्सेप्ट आ चुका है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ, देखिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हम, क्योंकि आप मुफ्ती हैं और मैं हाफिज़ हूँ, लेकिन मसला ये है कि हमें चीज़ों को लोगों को अंडरस्टैंड करवाने के लिए जितनी मेरी छोटी मोटी सी नॉलेज है कि हम कभी भी चीज़ों को नेकी काउंट नहीं कर सकते। नेकी जानना या बदी जानने वाला तो ऊपर बैठा, हम नेक अमल करते हैं। ये सही बात है या गलत बात है? देखिए, अमल जो होता है वो नेकी वाला ही होता है। नहीं, लेकिन हम उसको ना असल में लोगों का आजकल क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने तुम्हारे साथ इतनी नेकी की, तुमने बदले में क्या किया। हालांकि वो बेचारा हो सकता है उसका फ्रैक्चर हुआ हो, पसली टूट गई हो उसकी, वो नहीं आ पाया, उसकी टांग में दर्द है, कराया नहीं है पेट्रोल, टायर बस्ट हो गया, आगे वाली इंजन ही जगह ही निकल गई बाइक की, जो आगे वाला हिस्सा होता है। आप जब ये कहते हैं कि मैंने तो इतनी नेकियां की हैं, इसको ये ABCDFG, ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई भलाई की है, भलाई का काम क्या है, आगे बेहतर वो जानने वाला है। तो जो लोग ऐसे करके दूसरों को तजलील करते हैं दूसरों की कि मैंने तो ये किया, तुमने तो बिल्कुल ही मेरे साथ उसका रिटर्न नहीं दिया, तो इसका मतलब तो रिटर्न वो दुनिया में चाहते हैं, आखिरत में तो उनका कोई रिटर्न नहीं है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जो लोग अपनी इस तरह जो नेकियां होती हैं उसका इजहार नहीं करना चाहिए आदमी को, और उसको जताना नहीं चाहिए कभी भी। कुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आदमी कोई नेकी करे किसी के साथ, तो उसका शोर शराबा ना करे कि मैंने तुम्हारे साथ ये नेकी की है, और उसको जतला के अपनी नेकी को ज़ाया ना करे। तो कुरान के मुताबिक जो है वो नेकी अगर जतला दी जाती है जिसके साथ की जाती है तो वो ज़ाया हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हमारे माशरे में है कि लोग जो करते हैं इस तरीके से किसी के साथ भलाई करते हैं तो उसको जतला भी देते हैं। ठीक है, आम तौर पे घरों में जो नौकर चाकर होते हैं उनके साथ जो है ना वो आम तौर पे अच्छा मामला रखा जाता है। उनके साथ जो है ना मौके महल के ऊपर ईद के मौके पे घर में शादी होती है उनके, तो उनको हदाया दिए जाते हैं, लेकिन उसके बदले फिर उनको जतला के उनसे काम भी ले लिया जाता है। ऐसा ही है। तो ये एक बहुत गलत तरीका है। इसी तरह हम कंपनीज़ में देखते हैं, वहाँ पे मुलाजिमीन के साथ अगर कभी उनको इजाफ़ी राशन दे दिया रमज़ान के महीने में या ईद के मौके पे ईदी दे दी, और फिर कोई मुलाजिम कोई ऊंच नीच कर देता है तो उसको जतलाया जाता है हम तुम्हें ईदी भी देते हैं, हम तुम्हें राशन भी देते हैं, हम तुम्हें ये भी देते हैं, फिर भी तुम हमारे साथ ऐसे कर रहे हो। ऐसा ही है। तो वो तो बेसिकली जो उसके साथ आपने नेक काम किया वो किया, ठीक है, तो उसको जतला के ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मुलाजिम ने ऊंच नीच की वो दोबारा सही तो हो नहीं सकती है। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारे अमाल हैं वो हम अपने साथ कब्र तक लेके जाएं। ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि मैंने बचपन से बुढ़ापे तक जो भी कमाया मैं उसको संभालूं, उसको प्रोटेक्ट करूं
और उसको अपने साथ कब्र तक लेके जाऊँ। ऐसे ही। ऐसा ना हो कि मैं कब्र में जाने से पहले पहले वो सारी चीज़ें ज़ाया करके कब्र में चले जाऊँ, तो उसका क्या फ़ायदा होगा। ऐसे ही। और अक्सर ये कहते हैं भाई मैं तो देखो मेरी आदत नहीं है जिताने की, लेकिन भाई मैंने तुम्हारे टाइम पे ये किया था, जितना सब कुछ देते हैं। हाँ, और फिर आजकल ये भी एंड टाइम चल पे भाई मैं कुछ कहता नहीं हूँ, ये तो अल्लाह देख रहा, मेरा और अल्लाह का मामला। कह भी भाई रहे होते हैं। सबके सामने कह भी रहे होते हैं। अच्छा, अगर कहीं पर किसी को पैसे दे, देखो भाई मैंने किसी को भी नहीं बताया कि परसों तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, 1000 रुपया मैंने तुम्हें दिया, लेकिन मैं अल्लाह के वास्ते काम करता हूँ, मैं कभी भी किसी के सामने। तो भाई ये बीच वाला सीन क्या था? सही बात है। तो ये भी बेसिकली जो है ना वो यही तरीका है कि आदमी कह रहा होता है, लेकिन उसको कह रहा होता है मैं नहीं कह रहा, एक्चुअली वो कह रहा है इस चीज़ को, और ये गलत है बिल्कुल। और नेकी अगर आदमी करता है किसी के साथ तो वो अल्लाह के लिए करता है। अल्लाह के लिए मतलब ये है कि वो अल्लाह को तो जतला सकता है कि आपने मुझे इसके बदले सिला क्यों नहीं दिया क़यामत के दिन, मैंने ये काम किया, लेकिन अगर किया ही बंदे के लिए नहीं है तो उस बंदे को जतलाने का क्या फ़ायदा है। तो इसलिए अल्लाह ताला उस नेकी को ज़ाया करता है। अच्छा, हमारे यहाँ पर एक चीज़ और है, अक्सर मदद ना करने का, फिर हम पूछेंगे आपसे कि दारुल सुकून के नए मोटिव्स क्या हैं, क्या किन पैरामीटर्स पर नया काम हो रहा है दारुल सुकून में। लेकिन मुझे एक चीज़ जाननी है कि अक्सर लोग मदद या भलाई ना करने के एक और बात, लग नहीं रहा इसको ज़रूरत है। अच्छा, उसको ज़रूरत है या नहीं है? मुझे तो बहुत ज़रूरत है ना। फ़र्ज़ करें मैं अगर किसी भलाई के काम में जा रहा हूँ, मैं पैसों की बात नहीं करता, मैं होस्टिंग की बात कर लेता हूँ। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आ रही और मैंने लिख कर दिया, इसको क्या ज़रूरत है? भाई उसको ज़रूरत नहीं है, आखिरत में हो सकता है ये लिखा हुआ है मेरे काम आ जाए कि मैं पुल सरा से गिर रहा था और वहाँ पर कोई फरिश्ता आकर बताया कि इस बंदे ने उस टाइम पे उसकी मदद की थी, हो सकता है वो मैं चलने के काबिल हो जाऊँ। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारे यहाँ पर बस वो कहते हैं ना, ये देखा नहीं। अच्छा, मुझे तो दिखावा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैंने अक्सर ये लोगों को देखा है, काफ़ी सोशल मीडिया पेजेस भी हैं, सब कुछ है कि बड़ा बड़ा पहले तो लिखा होता है हमने डिज़ाइन की, इस वजह से डिज़ाइन की कि लोगों के डिग्निटी वहीं पर रहे, ये करें। नहीं जी, वो आपकी तस्वीरें नहीं आई ना, तो ये चीज़ नहीं आई, तो वो चीज़ नहीं आई, तो हम मदद नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम ये है कि जब बुनियाद ही ख़राब होगी, बुनियाद ही इस चीज़ पर डलेगी कि पहले लोगों को विद सॉरी बेवकूफ़ बनाना है और उसके बाद चीज़ों को ऐंठना है। जैसे कि दारुल सुकून की हम बात करें तो ओपन प्लेटफॉर्म है, आए अपने हाथ से, ये नहीं कहते कि हम क्या कहते हैं हार्ड कैश नहीं लेते या हम राशन नहीं लेते, हम तो ओपनली बोलते हैं ना कि दारुल सुकून में आए हम तो सदका ज़कात भी लेते हैं, ऐसे ही। क्योंकि वहाँ पर लोग मौजूद हैं। तो इसी तरीके से ज़िंदगी में भी लोग मौजूद हैं। ऐसे ही। हमारे यहाँ पर ये है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, इसका बड़ा अफसोस होता है। तो गरीब का बच्चा क्या पढ़ेगा? भाई गरीब का बच्चा तो आप पढ़ा दें। इतना आपके दिल में दर्द हो रहा है, आपको ममता आ रही है मर्दों के भी, तो मकसद ये कि हमारे यहाँ मदद नहीं करते, दुख में बैठकर उसे ट्रिपल रो के दिखाते हैं उसको कि ये बड़ा दुख है। तो ये भी जी फिनोमेना ठीक नहीं। हाँ, ये बिल्कुल जो है ना, लोगों के ऊपर आदमी को बातें करने से ज़्यादा एक्शन लेने चाहिए, और अपनी जो इजहार है ख़यालात का वो आम अपने कामों के ज़रिए दिखाना चाहिए। ज़बान के ज़रिए दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये सारा ज़बानी जमा खर्च होता है, और हो सकता है कि हमारी ये बात अगर उस तक पहुंचती है तो उसका दिल भी दुखता है, जिसका बच्चा है या जिसका रिश्तेदार है या जो आदमी खुद है मुब्तला भी है, अगर उसको ये बात पहुंचती है तो उसको बुरी भी लगती है। तो इसलिए आदमी को चाहिए कि ऐसे मौके पे अपनी जो है ना वो चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दे कि भाई अगर मैं उसके लिए कुछ बेहतर कर सकता हूँ तो मैं बेहतर कर लूँ अपने हाथ से। अच्छा, एक सवाल ही आया है, उज़ैर हैं और मिट्टी से मैसेज कह रहे हैं कि भाई मुझे जो है वो, अच्छा ओके, आपने जो है वो इस चैनल के लिए बॉक्स लगवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ तारीफ अपनी आपने खुद करा ली। देखिए ये बड़ी ये चीज़ होती है, तारीफ भी खुद कराते हैं। अच्छा जी, उज़ैर भाई पूछ रहे हैं कि मेरे एक दोस्त हैं, उनका एक मसला है, क्या शरिया में इसकी माफ़ी है या नहीं है? माफ़ करने वाला तो वैसे बेहतर अल्लाह ताला ज़्यादा जानता है। कि उनके एक बहुत प्यारे और जिगरी दोस्त थे जिनको अक्सर 18 साल उनकी शादी रही, उनको औलाद नहीं हुई, और उनके ये जो मेरे दोस्त हैं मतलब जानने वाले हैं, ये अक्सर उनको बोलते थे यार मैं तो छींक भी मारूँ अल्लाह ताला औलाद दे देता, तुम किसी काम के नहीं हो ये। और कहते एक दिन बड़े वो दुख में थे, डॉक्टर ने भी जो है वो बड़ी उम्मीद से गए और कुछ भी नहीं था आगे, और जब वो वापस आए उन्होंने कहा कि यार हम जैसे तो छींक मारते हैं तो औलाद हो जाती है। तो उन्होंने इतना इस बात को दिल पे लिया, हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। तो क्या वो आज कहते हैं कि ये वो डेथ मेरी वजह से हुई या वो डेथ जो है वो डन थी, मैं ज़रिया बन गया? हाँ देखें, इसको ये कह सकते हैं कि उन्होंने उनका दिल दुखाया ज़रूर,
लेकिन मौत उनकी वजह से नहीं हुई है तो अल्लाह ताला जानता है। नहीं, लेकिन अगर दिल दुखाने के तो साथ उस पर जैसे तौबा इस्तिग़फ़ार आदमी करता है तो वो माफ़ हो जाती है। नहीं, अगर लेकिन कहते हैं ना कि हुकूकुल इबाद तो जब तक वो बंदा माफ़ ना करे अल्लाह भी नहीं माफ़ करता, तो इस्तिग़फ़ार की तो बात बिल्कुल साइड पे रहेगी। जब तक वो अगर वो दिल में ही लेकर इस बात को निकल गया दुनिया से, तो मकसद ये है कि उसने माफ़ तो नहीं किया ना, तो वहाँ पर तो आप जितने भी इस्तिग़फ़ार करते हैं अल्लाह भी माफ़ नहीं करोगे। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि मैं हुकूकुल्लाह माफ़ करूँगा, हुकूकुल इबाद में कोई माफ़ी नहीं है जब तक वो बंदा माफ़ ना करे। असल में देखें, वो बंदा तो कब्र में चला गया है ना, उससे माफ़ी मांगने की कोई सूरत मौजूद नहीं है। अब उसका दूसरा तरीका ये है कि ये जो ज़िंदा आदमी है तो उसको भी शरिया प्रोटेक्ट करती है शरीयत, तो वो कहीं ये ना हो कि नदामत में वो भी उसके साथ कब्र में चल बसे। नहीं, ऐसा नहीं होता, तो इसलिए पहुंचाते हैं वो जल्दी जल्दी नहीं, इसलिए उसको सेकेंडरी ऑप्शन ये दिया जाता है कि तुम इस्तिग़फ़ार करके अपने दिल में तसल्ली रखो कि भाई मैंने गलत किया था और मैंने उस पर तौबा इस्तिग़फ़ार की है, उस मरने वाले के लिए मैं सदका खैरात करता हूँ, ताकि वो खुद अपने आप को भी ठीक करे और चीज़ों को बेहतर अंदाज में लेके चल सके, खुद नदामत में इतना ना चले जाए कि उसको दुनिया से जाना पड़ जाए। बिल्कुल। अच्छा जी, एक सवाल और फिर हम आएंगे अहमद भाई की तरफ। अच्छा, पुराने ज़माने में जो है वो कुछ अगर आप ड्रामाज देखें या फिल्में देखें तो उनमें ना दो कैरेक्टर ज़रूर होते थे। एक कैरेक्टर मेन बहू का होता था, एक मजलूम बहू का होता है, हाय उसकी तो दुनिया के जुल्म हो रहे हैं उस पर। अच्छा, उसको बता देते, शुरू की 15-20 मिनट में मार देते थे उसको, इतना वो जुल्म सहती थी। तो मुझे ये बताएं कि ऐसे लोगों का अभी भी एग्जिस्ट होते हैं इस दुनिया में, तो हमें अपनी भलाई करनी है, अपने लिए भला सोचना है, ना कि दूसरों के लिए। शरिया की तरफ अगर हम आते हैं तो दारुल सुकून किन के नए पैरामीटर्स पर काम करने का सोच रहा है, या कौन कौन से ऐसे नए इनिशिएटिव्स हैं जो कि आप लेने का बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन क्योंकि ड्यू टू लैकिंग ऑफ फंड्स आपकी ज़रूरत है लोगों की, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, सबसे बड़ा मसला जो अभी दरपेश है वो ये है कि जो दारुल सुकून है उसके जो यानी वो चूँकि एक हॉस्टल की तरह है और बल्कि एक अच्छे घर की तरह है, जिसमें एक कोई भी आदमी, जवान, बच्चा, बूढ़ा वहाँ पे अगर उसको वो आता है तो उसकी जो केयर की जाती है, तो उस केयर के जो अखराजात होते हैं, उसको रखने के जो अखराजात होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि इस काम को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया जा सक रहा। ठीक है, इतने बड़े शहर में कराची के आप देखते हैं कि आपको चंद सेंटर्स मिलते हैं, ख़ास तौर पे उसमें एक दारुल सुकून है जो बहुत ज़्यादा वेल नोन है। तो इस तरफ जो है ना वो सोचने की बहुत ज़्यादा अभी फ़िल वक्त ज़रूरत है कि इस तरह के जो सेंटर्स हैं जहाँ पे बिल्कुल इंटेंसिव केयर दी जाती है और जो है ना उसमें जो बच्चा आता है वो बेहतर हो जाता है। यानी अगर एक बच्चा घर पे रह रहा होता है ना अपने, और जो मेंटली स्पेशल होता है या फिज़िकली स्पेशल होता है, उसको जब आप दारुल सुकून ला के रखते हैं तो वो बेहतर हो जाता है। ऐसे ही है, उसको वहाँ पे जो थेरेपीज़ दी जा रही हैं, जो एक्टिविटीज़ दी जा रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं, उसको जो वहाँ पे एक प्यार मोहब्बत दिया जा रहा है जो घर में नहीं मिलता, क्योंकि घर में एक बच्चा ठीक होता है, दूसरा स्पेशल होता है, तो सबकी तवज्जो ठीक बच्चे की तरफ होती है। असल में मसला ये होता है कि अक्सर और बेशतर हमारे घरों में प्रॉब्लम ये है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको माजरत के साथ, कि एक तो माँ पे बर्डन इतना होता है, जो नॉर्मल घराने हैं, ठीक है, उससे घर पे हंडिया भी पकानी है, रोटी भी पकानी है, उससे घर भी साफ करना, उससे बच्चे भी देखने हैं, और उसमें बार बार जो है वो, अच्छा अल्लाह ताला ने एक बच्चा घर में स्पेशल दे दिया, बेचारी क्या करे, सारा दिन काम करे, ऊपर से बच्चा भी तो ऐसा है, वो बच्चा भी तो सुनता है ना। हमारे यहाँ पर खुद ही हम जो है ना वो स्टैम्प्स लगा रहे होते हैं चीज़ों पे, तो हमें स्टैम्प्स से ज़रा बचना है। हम आते हैं हाफिज साहब की तरफ। हाफिज साहब, ये बताइएगा कि ट्रेंड ऑफ मॉड्स सेम है या कुछ चेंज हो गए, क्योंकि आप लेक्चरार भी हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपसे वैसे बच्चे नहीं बोलते कि सर आपको टीवी पे देखा था, आप क्यों पढ़ाने आते हैं? नहीं, इससे क्या होता है कि वो बच्चे अब तो बाकायदा वो टीवी खोल के देख रहे होते हैं कि सर अब आप शो के ऊपर कब आ रहे हैं, तो वो तो अब बच्चे खुद देख रहे होते हैं। अच्छा, जहाँ तक है ट्रेंड की बात, जो आपने बात करी, मोड्स डेफिनेटली चेंज हो रहे हैं, और ये अगर देखें कि हर अगले 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में ट्रेंड्स, ये जनरेशन जो है ये चेंज होती जा रही है। पहले कोई और जनरेशन होती थी, अब जिसकी हम जेन ज़ी की बात कर रहे हैं, फिर आने वाली जो वो बीटा जनरेशन है। जिस ज़माने में हम होते थे उस टाइम के ऊपर हमारे पास ये सारी टेक्नोलॉजीज़ नहीं हुआ करती थी, तो मेरे ख्याल से जब 20 साल पहले की बात कर रहे हैं या 15 साल पहले की, तब ये सारी टेक्नोलॉजीज़ आना शुरू हुई हैं। अब आजकल का जो बच्चा है वो सोचेंगे वो टेक्नोलॉजी के साथ पैदा हो रहा है। कभी हम सोचते थे कि कोई बच्चे ने 15 या 20 या 25 साल की उम्र में जाके वो गूगल का कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ हुआ करते थे, वो लिया करता था, लेकिन आजकल तो सुनने में आ रहा है कि 9 साल का, 10 साल का, 12 साल का बच्चा जो है वो गूगल सर्टिफिकेशंस ले रहा है। और पहले जब हम लोग क्लासेस में पढ़ा करते थे तो उस टाइम पे हमें मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन ले जाना अलाउ होता ही नहीं था। अब आजकल क्या है,
तो वो हम क्लासेस में बच्चों को वो टैब के साथ नहीं बैठने दे, मतलब टैब लाते हैं तो वो बैठ रहे होते हैं, सेल फ़ोन भी अलाउ हैं, टैब्स भी अलाउ हैं, वो बच्चा हमें भी सुन रहा होता है, वो टैब खोल के लैपटॉप के ऊपर वो सारा लेक्चर भी जो है वो देख रहा होता है। और ये अच्छी बात हो गई है कि और टीचर्स के लिए भी अब ये थोड़ा सा जो है ना वो एक थोड़ा सा अपने आप को जो है ना वो प्रिपेयर करके आना पड़ता है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं कोई आपने गलत बात कह दी जिसके बारे में आप खुद अवेयर नहीं थे, या कोई ऐसी एग्जाम्पल दे दी जो कि टॉपिक से रिलेटेड नहीं थी, तो बच्चे के पास वहाँ पे पड़ा हुआ है चैट जीपीटी और गूगल, वो 1 सेकंड में करता है। और पहले के हम लोग ये थे ना कि कोई बात कहने से पहले, काउंटर करने से पहले थोड़ा सा अदब लिहाज होता था कि सर अगर कोई अपनी या कोई बड़ा अपनी बात ख़त्म करे, कोई बीच में थोड़ा सा वक्फा है तो फिर उसमें हम अपनी बात इनपुट करें, लेकिन अब बच्चा वो लेक्चर के दौरान ही बोल देता है कि सर अच्छा पहले कहते थे कि पहले तोलो और फिर बोलो, Exactly. अब ये कहते पहले चैट जीपीटी करो और फिर बोलो कि कहीं गलत ना हो जाए, ये वाली चीजें। Exactly. तो लेकिन एक बात है, मैं फिर ये कहूँगा कि पाकिस्तान में ना हर उस फजूल से ट्रेंड को अपनाया जाता है। अगर आप देखें तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मेरे पास सेव वाला रेडसेंट मोबाइल हो, नाम नहीं लूंगा क्योंकि ब्रांडिंग हो जाएगी, ठीक है। सेव वाला अगर 16 आया है या 17 आया या 18 आने वाला है, तो हर एक का होता है कि यार ये वाला मॉडल तो मेरे पास होना चाहिए, ऐसे ही है सेव। अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोट करी है, लोग अपनी जो फ्रंट पॉकेट होती है ना उसका साइज भी अब शॉर्ट रखते हैं, ऐसे ही है कि क्यों रखते हैं ताकि वो सेव नजर आए, ऐसा ही है। तो असल में अब मसला ये है कि टेक्नोलॉजी कहीं पे भी है, वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना में हो रही है, ठीक है। और चाइना के अंदर जो है आपका जो बच्चा है वो सेलफोन क्यों लेकर जाएगा कि हालात ख़राब ना हो जाए। जैसे ही वो आएगा बाहर लॉक, चले हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, अपने लॉकर के अंदर जो है वो चीज़ों को रखेगा और फिर वो क्लास में जाएगा। तो हमारे यहाँ पे डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएगा कि कोई ऐसी बीमारी की दवाई, जैसे हर बीमारी की दवाई है, तो मोबाइल के एक्सेस यूज़ करने वालों को कोई इंजेक्शन है कि इनको लगाना और ये मोबाइल को बोले नफरत आ गई? नहीं जी, देखें ये ग्लोबल इशू है और पाकिस्तान में तो बहुत बड़ा इशू है, मोबाइल की एक बीमारी आ चुकी है। और आप लोगों को एक चीज़ मैं ये बताऊं कि आप किसी बड़े से या छोटे से बात करते हैं तो वो बड़े की बात कम सुनता है, मैं गूगल करके बताता हूँ, चैट जीपीटी करके बताता हूँ, वो उस पर भरोसा करने लग गए हैं, किसी बड़े की बात को नहीं समझते। और एक बड़े सदमे के साथ मुझे ये बात बतानी पड़ रही है, पता नहीं मेरे सीनियर जो आईटी के हैं वो जानते हो कि एआई आ चुकी है आजकल, और एआई के अंदर आपको पता है इसराइल ने स्पेशल बजट रखा, उनकी एक एजेंसी है, उसने ऐसे वेबसाइट्स बनाने शुरू कर दिए 1000 के हिसाब से, जो आपके चैट जीपीटी को, एआई को और गूगल को हैक कर रहे हैं और उनको फेक डेटा दे रहे हैं। आप चैट जीपीटी में जाएंगे, एआई आपको वो डेटा देगी जो इसराइल ने फीड किया हुआ है। तो आप अपने इस्लाम को भूल जाएं, अगले 3-4 साल में बच्चे इस्लाम भूल चुके होंगे, वो पाकिस्तान किसने बनाया, कैसे बनाया, ये सारी मालूमात आपको गूगल दे रहा होगा, एआई दे रहा होगा, और आपके बड़े जो कह रहे हैं वो ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन आपका माहौल यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर क्या है, अल्लाह अकबर हो रही है, अब्बू गाने सुन रहे हैं, बड़े भाई अम्मी गाने। देखिए मसला ये है कि आपको ऊंचा ऊंचा ऐलान करना है। पहले इस बात की बात मैं अक्सर ये करता हूँ कि पहले लोग कहते थे नेकी कर और दरिया में डाल, ये बड़ा पुराना फंडा है। मैंने जब एक इदारे को ज्वाइन किया तो वहाँ पर ना मुझे अक्सर ये बोलते दिखावा करता है भाई ये, क्योंकि मेरी अक्सर आदत है, उस जब तबीयत सही थी तो उस वाले इदारे में ज़ोहर की नमाज़ मैं ख़ुद पढ़ाता था, तो जाने से पहले ना मैं एक ऐलान कर दिया था, मैं ज़ोहर की नमाज़ के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, पहले 2 महीने तो मैंने बड़ी बातें सुनी, ये दिखावा करता है ये, लेकिन मुझे रमीज़ खान ने एक बात बोली कि अगर भलाई की तरफ जाना है तो फिर सुनते रहो, जो भी, अब आंसर नहीं करना। 3 महीने बाद, 3 महीने का टाइम मुझे, तो उसके बाद फिर मैं तुम्हें बताऊँगा गंदे गंदे आंसर्स क्या होते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, 2 महीने के बाद 1, 2, 3, 4 उस इदारे में मैंने 3 साल काम किया, और जब मैं छोड़ कर आया तो हमारा जो स्टाफ था वो 175 का था और 120 लोग नमाज ज़ोहर अदा करते थे। तो मकसद ये है कि वो डिफरेंट टाइम्स में करता है। अब ये नहीं कि एकदम हजूम निकल जाए, पूरा ऑफिस ही खाली हो जाए, ऐसा नहीं था। हर कोई अपने टाइम के मुताबिक जाके करता था। और फिर वहाँ पर एक ट्रेंड मैंने और देखा, ये फिर मुफ्ती साहब से पूछा कि आप दोबारा अगर टाइम है तो आप जमात करा सकते हैं लोग, तो वहाँ पर 2 से 3-4 दफ़ा जमात होती थी, यानी मेरा टाइम पे मैंने करवा दी, मेरे बाद फिर जो ग्रुप जाएगा उनके लोग जमा होंगे तो वो करवाएंगे। तो ट्रेंड्स आप खुद फॉलो करते हैं और आप खुद बनाते हैं। हमारे यहाँ पर यही वाली चीज़ है। अच्छा, आंखों की जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा अशुभ चश्म जिसको बोलते हैं, देखें आजकल तो वो गैस की बूझ भी बहुत ज़्यादा कराची में महसूस की जा रही है, मुख्तलिफ इलाकों में। अच्छा, गैस की बू हवा में आती है, लाइनों में गैस नहीं आती। हाँ, वो देखें उसकी वो अपनी मिस्टेक नहीं, टाइमिंग में भी नहीं आती, वो अपनी मिस्टेक मान चुके हैं। गालिबन जो ये गैस होती घर में हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर बू नहीं होती, नॉर्मल गैस जो होती है उसके अंदर ऐड की जाती है ताकि कहीं से लीकेज हो तो उसका पता चल सके। अब उसकी क्वांटिटी या रेशो जो भी मेरा ख्याल यूज़ किया जाता है उसको कैलकुलेट नहीं किया गया।
अब उसकी वजह से मैं ख्याल पूरी कराची में चार अजाब आया। स्टडीज आई हैं और ये चारों स्टडीज गलत है। मैं पेट्रोलियम इंजीनियर जो मेरे पास पहुंची है। मैं पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ, चार स्टडीज गलत है। असल में मसला ये है कि हाउ टू मेक बेवकूफ़, ये वही दैट इज द स्पेशल फंडा एआई का। अच्छा एआई भी पाकिस्तान में अगर कहती भाई मैं नहीं करी, खैर मैं परसों एक पोस्टर बना रहा था और पता नहीं एआई की तबीयत खराब हो गई, हर पोस्टर पे मर्द की जगह औरत आ रही है। औरत के वाला तो सही बन रहा है लेकिन मर्दों वाला पता नहीं क्या उसको पसंद आ गया कि मैं औरतें देखना चाह रहा है भाई। तो मैं ये कहता कि वाकई में अभी भी टेक्नोलॉजी जितनी भी ऊपर चली जाए, जो अल्लाह ने चीज़ें की हैं वो नेचुरल ऑर्गेनिक सबसे बेस्ट है। देखिए आज भी थोड़ी देर पहले जो मैं आपसे बात कर रहा था, गालिबन हाफिज साहब इसको सेकंड करेंगे, हमें एआई से, गूगल से, चैट जीपीटी से जहाँ से भी डेटा मिले उसके नीचे लिखा तो क्रॉस चेक ज़रूर किया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे अब जो देखते हैं वो ये नहीं कह रहे कि अम्मा क्या कह रही हैं, अब्बू क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं, हमें चैट जीपीटी ये बता रहा है, एआई हमें ये बता रही, दैट इज़ रॉन्ग। आई थिंक ये थोड़ा आपके प्लेटफॉर्म से थोड़ी मैं उनकी तरफ आऊँगा। मुझे एक चीज़, आप क्योंकि एक लड़की हैं, खातून है, और हमेशा ये कहा जाता है कि जो एक लड़की होती है वो महवर होती है जनरेशन का, ठीक है। अम्मी का डंडा जब होता है ना हाथ में तो बच्चे फिर चैट जीपीटी नहीं करते, फिर डर पे रहते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर बच्चों को फ्रीडम दे दें, ये कर दें, वो कर दें, वो सबसे पहले माँ और बाप से बदतमीजी करते हैं, ठीक है। आपके घर में अगर डंडा नहीं होगा तो अम्मी की आंख ज़रूर होगी, ऐसा था या नहीं था? बिल्कुल था। ठीक है। और उस आंख का, उस डंडे का ये कमाल है कि आप आज यहाँ बैठी हैं, आप एक लेक्चरार हैं, और लेक्चरार वो वाली नहीं है कि बहन तुम्हारे भी यहाँ 100 रुपये लाते, मैंने तो आज 200 रुपये जमा कर करके एक सूट बनाया जो कि पुराने ज़माने की फिल्मों या ड्रामा में हम देखते थे। आज रियलिटी बेस्ड काम हो रहा होता है कि आपने क्या करना क्या नहीं करना। तो मुझे ये बताएं कि हम जो फ़ॉरेन को फॉलो करते हैं उससे हम कितनी बर्बादी की तरफ चलेंगे इस ट्रेंड पे कि हमने घर से कहा कि नहीं माँ डांट नहीं सकती, हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए। लिबरल हो गए हैं बिल्कुल। टू सर्टेन एक्सटेंड यस, लेकिन वही वाली आपकी बात कि माँ बहुत सारे कामों में एक साथ एंगेज्ड होती है तो शी नीड सपोर्ट, एंड दैट सपोर्ट कैन बी प्रोवाइडेड विद एआई ना। ये जो आप कह रहे हो कि एआई इज़ टोटली रॉन्ग या जो भी, वहाँ हम किसी हद तक उसको, एआई को रॉन्ग नहीं कह रहा, लेकिन अगर मेरी माँ ने मुझे कोई बात कही है तो हु द हेल आई एम कि मैं उसको पहले चैट जीपीटी करूँ या उसको मैं एआई से वो करूँ। ठीक है वो गलत हो सकती है लेकिन दुनिया में लाने का जरिया भी वही है, ठीक है। एट सर्टेन टाइम वो दूसरे या तीसरे महीने मुझे ज़ाया भी कर सकती थी अपनी इंजॉयमेंट के लिए। जो वेस्ट की माँ है वो क्या करती है आज की वेस्ट की माँ, कि हमारी माँ मरते खपते आटा गूंद रही है, रोटियां बना रही है, वेस्ट की माँ पब जा रही है क्योंकि उसको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। तो दैट इज द डिफरेंस। कोई हमें जो है वो ये रियलाइजेशन बच्चे नहीं कर पाते ना, ये जब तक वो खुद इस फेज में नहीं आते कि वो खुद एक मदर बने या फादर बने, वो इस चीज़ को रियलाइज ही नहीं कर पा रहे होते कि किसी ने कोई कुर्बानी दी है। नहीं, आपको दिखाना है ना कि कुर्बानी क्यों नहीं दी है। देखिए मसला ये है कि आपको बार बार नहीं सताना। देखिए बच्चों को बार बार, देखिए आपकी वेशा तो दुनिया में बच्चा आ रहा है ना, वरना एक वाली बात है ना कि वो यही कहते हैं इनको तो हो ही नहीं रहा, ये वाली बात है। आप पे भी ब्लेम्स आते हैं, मर्द पे भी आते हैं, औरत पे भी आते हैं। ये तो आपकी वेशा के बच्चा दुनिया में आ रहा है। आप यू आर नो वन के उसको बार बार बोले मैं तुम्हारे लिए मेहनत करती हूँ या करता हूँ, लेकिन जब आप मेहनत करते या कराते हैं तो आपका काम है कि अपने बच्चों को नज़र सख्त रखें कि उससे पूछे। हमारे यहाँ पर क्या, क्यों पूछ रहे हो बच्चे का मोराल डाउन होगा, क्यों भाई डाउन होगा उसका मोराल? अच्छा, I'm totally पेंडू टाइप पर्सन इन दैट काइंड। इसको पेंडू नहीं कहेंगे, मतलब मैं इसको कहूँगी कि आप यू वांटेड टू कीप एन आई ऑन योर चिल्ड्रन ना, तो मेरे पास मैं कहूँगी कि बहुत सारे ऐप्स हैं ऐसे कि मेरे बच्चे के मोबाइल में क्या चल रहा है मैं उसको देख सकती हूँ, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, मैं उसके साथ खेलूँ, मैं उसके साथ वक्त गुजारूँ, मैं उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ, उसके साथ टाइम में जो है उसकी इश्यूज़ को डिस्कस करूँ। तो वो चीज़ें मुझे रियलाइज़ कराएंगी कि वेयर ही और शी इज़ गोइंग। माशाल्लाह आई हैव 2 किड्स, बॉय एंड गर्ल बोथ, तो मुझे उसकी डायरेक्शंस पता चलते हैं जब जब मैं उसके साथ वक्त गुजारूँ। ये सोल्यूशन नहीं है कि मैं उसको लिबरल होने से रोक दूँ। मैंने तो खुद उसको मोबाइल दिया है, बेटा ये देखो मैं अभी खाना पका कर आती हूँ, बेटा ये तुम यूज़ करो, गेम खेलो, सो दैट आई कैन टॉक टू नानी ऑन द फोन, ठीक है ना। मैं तो खुद ही उसको आप अपनी चोलियों के लिए बच्चे को काम गलत पे लगा रहे हैं, ये तो गलत बात है। तो ये सब कर रहे हैं। तो देखिए ये तो काम गलत हो गया ना। नहीं ये गलत काम थोड़ी है, खाना बनाना गलत काम नहीं है, नानों से बात करना गलत। अब कल तो आजकल तो वो वाली बात मुझे लगता है खाना तो खैर वैसे खाना बनाने की मशीनें आ गई हैं, आप उसमें फीड करें वो खुद ही लहसुन प्याज काटता तो खैर नहीं खाते ना आप लोग, नहीं खाते कि वो लहसुन उस हाथ का छिलावा चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि बीइंग अ लेक्चरर भी आप भी इतनी ही फ्रेंडली हैं। देखिए फ्रेंडली होने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पे आप जो छम छम खेलने लग जाएं।
मकसद ये है कि आप जो बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते उनको, हमारे यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान का जो ट्रेंड है, जो फेलियर है वो सबसे पीछे है, जो लाइकर है वो सबसे आगे, जबकि वर्ल्ड के अंदर जो लाइकर है वो सबसे पीछे बैठता है क्योंकि उसको समझ आ रही है, जो फेलियर है वो सबसे आगे होता है। तो आपकी क्लास में अगर, या आप कहीं पर लेक्चर दे रही हैं और आप देख रही कि बच्चा नहीं समझ पा रहा, टेंशन में, आजकल तो सबसे बड़ा लड़कों के या लड़कियों के लिए टेंशन पेट्रोल है कि बाहर जाना तो कैसे पूरा होगा। तो अगर कोई ऐसा बच्चा आप देखती हैं, बच्ची देखती है, तो आप उसको जाकर केटर करती हैं कि क्यों समझ नहीं आ रहा, कहाँ पर लैक हो रहा है, कहाँ पे चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं, या आप कहती हैं मैंने समझा दिया, डू आई फील माई सेल्फ क्लियर एंड दैट्स इट? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी इवैल्यूएशन हर टाइम टू टाइम होती रहती है, फीडबैक लिया जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि अब जो जैसे आपने कहा ना कॉम्प्लेक्स हो गया है ट्रेंड सिस्टम, और हम जो है वो केस स्टडीज़ और एग्जांपल वाइज करते हैं। कोई बच्चा अगर बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली वो मेरे साथ नहीं है उस वक्त, उसका माइंड सेट कहीं और है, तो हम उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और उसके सेम लेवल पर आके बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई चीज़ उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, कोई चीज़ उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है या अनअंडरस्टैंडेबल है, तो उसको उस लेवल पे लेके आएँ कि वो कम्युनिकेट कर सके। बिल्कुल ऐसे ही, और इसकी कम्युनिकेशन ये ना हो कि वो ABCD उसके पास है, मेरे पास नहीं, मैं लड़की की बात करूँ, तो ये वाली थोड़ी सी चीज़ों को हम बेहतरीन करेंगे। जी मुफ्ती साहब, आपकी तरफ आते हैं। जगह का मसला कितना संगीन है कि हम अक्सर और बेशतर देखते हैं कि दारुल सुकून के अंदर क्योंकि स्पेस की कमी है, ये तो अक्सर प्रोग्राम्स में हम बात करते हैं, तो मुखैर हजरात की तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि हम आपको अपना घर देते हैं या आप मेरे पास ही प्लॉट पड़ा आप ले लें, उसको तामीर करें? इस तरीके से बातचीत होती है, और लेकिन होता ये है कि वो हवा में ही होती है। हाँ, उसमें जो बुनियादी मसला है वो ये है कि हमारे पास जो भी जगह आती है ना, तो हम अभी जैसे मौजूदा सेटअप है तो उसमें जो काम करते हैं, तो आपको पता है कि गर्ल्स बॉयज़ को बिल्कुल सेपरेट रखा जाता है और बड़ा इस बात का एहतमाम किया जाता है। दूसरा, जो डिसेबिलिटीज़ के लेवल्स होते हैं ना वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, तो आप एक लेवल के बच्चे को दूसरे के साथ भी नहीं रख सकते। सही। तो उसके लिए हर जगह पे सेपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से जब नई जगह कोई देखी जाती है तो वो इस तरह देखी जाती है कि वो इतनी इनफ हो, जैसे आप दारुल सुकून का आपने सेटअप देखा होगा कि बहुत बड़ा सेटअप है, यानी कि उसकी 2-3 बिल्डिंग्स हैं। तो इस तरह की अगर कोई जगह मिलती है ना तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, जिसके अंदर आप अपना पूरा सिस्टम बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत छोटी सी जगह है जिसके अंदर आप जो है ना वो कोशिश करें मैनेज करने की, लेकिन मैनेज हो नहीं पाता। वो प्राइवेट स्कूल नहीं है ना, मसला है कि छोड़ 2 कमरों में 4 क्लासें लगाता है। मुझे ये बताएं कि अभी जो आप लोगों ने जगह ली है वो काफ़ी दूर है आपको? राशिदाबाद। ये किस जगह हुई तो मुझे पता भी नहीं। ये हैदराबाद से आगे, ठीक। और ये राशिदाबाद है, वहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एक राशिदाबाद एक बेसिकली वेलफेयर सोसाइटी है जिन्होंने ये जगह वक्फ की थी, और वहाँ पे सारी NGOs काम कर रही हैं पाकिस्तान भर से, और अल्हम्दुलिल्लाह दारुल सुकून को भी बड़ी अच्छी जगह दी थी। लेकिन आम तौर पे आप खुद इस बात को समझते होंगे कि जो लोग हैं वो उनकी प्रेफरेंस यही होती है कि उनका बच्चा यहाँ रहे, कराची में रहे। हर आदमी की चाहत यही होती है कि भाई हमारा जो भी रिलेटिव है वो यहाँ रहे, वहाँ ना रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छी तादाद है, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ सिंध भर से लोगों को वहाँ रखा जाता है। तो लेकिन यह है कि अगर कोई अच्छी जगह और उसको बाकायदा फाइनेंशियली कैटर भी करे जो आदमी उस जगह को दे। शहर के अंदर हो तो अपने प्यारे अपनों से मिल सकते हैं। मसला ये ज़रूरी नहीं कि हर औलाद या हर माँ बाप ऐसे हों जो कि अपने बच्चे को या अपने घर वालों को प्यारों को रख कर भूल जाएं। मकसद ये है कि फिर अगर उनके पास पैसा नहीं है तो अपने बच्चे को एक जगह पे जो है वो रख रहे हैं। तो मकसद ये नहीं है कि उसको जिला वतन कर दें, बिल्कुल ऐसे ही है, उसको रखना वतन में ही है। तो इस वजह से जो है ना आप लोगों ने पासपोर्ट जारी करें, जो है जा रहे हैं ना वहाँ पे, जो हैदराबाद से आ गए, लोगों को पता लगा मैं दुबई का पासपोर्ट ठप्पा लगेगा तो जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। वैसे ही गेम में होनी चाहिए, सारे वहाँ चले जाएंगे, बड़ा मजा आ जाएगा। फिर यहाँ कोई नहीं होगा। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जो मुखैर हजरात हैं, अच्छा एक बात मुझे समझ नहीं आती, विद सॉरी, अपील तो बैठ की होती है ना, मैं भंगड़ा डाल के अपील थोड़ी करूंगा, ढोल पे आप भी हम सारे आ रहे हैं और लुडियाँ डाल रहे हैं फिर अपील करेंगे। 1-2 जगह मैंने पढ़ा कि ये अपील सही से नहीं कर, सही से अपील का तरीका क्या होता है? सही से अपील का तरीका ये होता है, पड़ोसी मुल्क का तारे वाला चैनल है जो सांप बन जाते हैं, वो करके करें, क्या करें? नहीं, वो आजकल बड़ा कल्चर चला है ना, जो इमरान खान साहब ने भी शुरू किया था कि वो फ़ोन पे बैठ के पैसे जमा करते थे। अच्छा, मुझे कोई भी नहीं देता। इसको पता नहीं टेलीथॉन कहते हैं या क्या? टेलीथॉन है बिल्कुल, वो रेस होती है। लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि इस वजह से मत दें कि दारुल सुकून है, मैं अपनी बात करूँ, मैं हूँ, या कोई भी ऐसी इदारा है, आप ये कहें कि मेरी आंखें बंद है, अल्लाह तू तो देख रहा है ना, मैं तेरे लिए दे रहा हूँ, फिर आप देखें कि आपको कितना मिलेगा। ऐसे ही ये तो आपका जो ईमान है इस पर होना चाहिए।
कि मैंने अगर बोला मुफ्ती साहब से कि मुफ्ती साहब मुझे राशन की ज़रूरत है, मुझे इंजेक्शंस की ज़रूरत है, और आपको पता है कि मैं एक बीमारी से लड़ रहा हूँ, तो मकसद ये होता है कि आप मुझ पर ट्रस्ट मत करें, मैं कोई भी नहीं हूँ, मेरी दवाई कुछ भी नहीं है, आप आंखें बंद करें और यकीन करें कि ये मैंने एक बंदे का पढ़ा था, उसने कहा कि मैंने ट्रस्ट करके एक बंदे को पैसे दिए और वाकई में वो नीडी था, मेरा दिल नहीं मान रहा था। और मैं बचपन में घर को देखता था कि ये मैं कभी ख़रीदूँगा। कहते उस वक्त वो घर था कोई 7-8 लाख रुपए का, और ज़माना बढ़ता गया, करते गई चीज़ें। कहते आज मुझे अल्लाह ताला ने उस भलाई के बदले 2 साल बाद मैंने 17 करोड़ का वो घर खरीदा है। अल्लाह ताला से मैंने कहा कि मैं तेरे लिए दे रहा हूँ। कहते हैं अल्लाह ताला ने गैब के ख़जानों से मुझे अता किया, तो अल्लाह ताला ऐसे ही करता है। और क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे, अच्छा 12 या 13 तारीख को आप लोगों का एक इनाकाद हो रहा है, एक 14 अगस्त का शायद आपके वहाँ पर, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल आप लोग जाइए, खुले दिल से जाइए, दारुल सुकून के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। लेकिन सिर्फ एक रिक्वेस्ट, ज़्यादा नहीं, हर बंदा अगर बच्चों की तरफ जा रहे हैं तो 5-5, 10-10 छोटे छोटे से गिफ्ट ले जाएं, जूसेस ले जाएं, बॉक्स के अंदर डालकर बिरयानियाँ ले जाएं, 5-5 भी आप बॉक्सेस लेकर जाएंगे तो आई गेस आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं पड़ेगा और वहाँ के बच्चे खुश हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुश। तो बच्चे शायद 200 हैं, मुझे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं 200 के हिसाब बच्चे। अगर आप पूरे कम्युनिटी अपना इलाका आप लोग ज्वाइन करके जाते हैं, आप लोगों को फेसबुक पर वैसे भी तो बोलते हैं ना कि भाई ये वाली पार्टी है, यहाँ चलते हैं डिफेंस में, तो वहाँ से लोगों से पैसे जमा कर रहे होते हैं, तो इस तरह से भी पैसे जमा करें, खुद मत करें, आप एक जगह एक स्पॉट रखें, वहाँ पर आप बॉक्सेस बनवाएं और फिर जाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। अहमद भाई आपसे सवाल करेंगे एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक का कहा जा रहा है यहाँ पे, बिल्कुल जी ब्रेक पर जाएंगे, और साथ साथ मैं आपसे भी यही कहूँगा कि दारुल सुकून को 13 अगस्त को आप ज्वाइन करें, और टाइमिंग तो वही है ना, सुबह से शाम तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ज्वाइन करें। और अपने हक का, यानी हक वो होता है जो अपने लिए होता है, यानी अपने हक का अतिया बॉक्स में ज़रूर डालें, क्योंकि ये वो है जो कि आपने अपने हाथ से खर्च किया तो आपका है, जाने के बाद तो दूसरे लोग यूज़ करेंगे और उसको आपको कोई सवाब भी नहीं मिलना। ये क्योंकि हर कोई ये कहता है ना कि ये तो फिर मेरा हक था, मतलब मरने के बाद बाप के बाद भी ये कहा जाता है ना कि विरासत था, मेरा हक है, बाप ने क्या किया। तो ये जो भी आप अपने हाथ से खर्च करेंगे, उन बच्चों पे खर्च करें, तो अल्लाह ताला आपकी मज़ीद चीज़ों में बेहतरी लाएगा। एक ब्रेक, देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग। ऑलराइट जी, नाउ वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम बातें कर रहे हैं, रास्ते पे हमें 8 बजे हम निकले, कोई 7:30 बजे निकला, और हम बहुत देर से फिर भी पहुंचे क्योंकि रोड इतने शानदार है माशाल्लाह, अच्छा लगता है वहाँ पर चलना। क्या कहेंगे आप इस बारे में? सर सबसे पहले तो वो शुरू में जो आपने एक वो बात कही थी ना, वो नेकी करने वाली बात, उस पर मैं कुछ अगर इजाज़त हो आपकी, जो हम ये बात शुरू में हम कर रहे थे कि हम सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं कि हमने अगर किसी के साथ नेकी करी और उसको हम बार बार जता रहे होते हैं, और जैसे कि अभी सर ने बात करी थी या आपने भी जो बात करी थी कि हम यार मैंने तुम्हारे साथ कोई नेकी नहीं करी और मैं किसी के साथ करता टाइम पे करी, टाइम भी बताते हैं इतने सेकंड पे की। एग्जैक्टली। अब इसका दूसरा पर्सपेक्टिव भी है, मैं एक्चुअली 2-3 नज़रिए से इन बातों को देख रहा होता हूँ। एक तो वो नज़रिया है कि अगर जताना उन शख्स को ज़रूरी भी होता है कि मेरा हो सकता है, मुझे तो पता है कि 4 दिन के बाद मेरा तुमसे काम निकलेगा, और अभी जो तुम्हारा मेरा रिलेशनशिप है वो आंखें जो है ना सर पे जाने वाली हैं अभी तुम्हारी, तो वो जताना इस टाइम पे भी ज़रूरी होता है कि 4 दिन के बाद जब तुम्हारी तरफ काम निकलेगा तो भूल नहीं जाना। अच्छा देखिए, तो अगर आप इस एक्सपेक्ट से करते हैं, मुफ्ती साहब सामने बैठे हैं, तो फिर आपने तो भलाई की नहीं ना, आपने मफाद के लिए काम किया। मफाद तो अल्लाह ताला की नज़र में तो जीरो है। और अगर जहाँ आपने नेकी वाली बात कर दी वो तो फिर आप जता ही नहीं सकते ना, आप तो कह ही नहीं सकते। तो मफाद वाले तो मैं इसलिए डॉक्टर तारिक मुझे जो है वो इंजेक्शन एलर्जी मेरे स्किन पे, तो मेरे लिए इंजेक्शन लेकर आए, तो इंजेक्शन अगर मुझे लगाना है कि जिशान से कल 2 बोतलें खून निकलवाना है, तो वो तो फिर बात ही ना होगी ना, मेरे तो वैसे ही खून बनता नहीं है, तो मैं बदला हो गया सीधा सीधा। हाँ, लेकिन कुछ बिल्कुल, एक तो अल्लाह के उसके अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आप देते हैं, तो वो तो आप हरगिज़ जता ही नहीं सकते ना, वो तो आपने सर ने जैसे कहा वो तो आपने दुनिया में नेकी ही ज़ाया कर दी। और एक होता है कि कर्टिसी में, वो भाईचारे में, ब्रदरहुड में, वो जो आप चीज़ें किसी के लिए कर रहे हो तो वो भी नो डाउट आप सदक़ा जारिया या कर रहे हो, तो लेकिन आपको पता है कि अगर कल आपको आपका मेरी तरफ काम निकलेगा तो आपके तेवर मुझे अभी से दिखना शुरू हो गए हैं कि ब्रदर ने होड़ में डाल दिया सब, आप बाहर निकाला ही नहीं। तो और अच्छा, तो अगले बंदे को जब आप 4 दिन के बाद कहेंगे भी ना, वो ऐसा बन जाएगा जैसे मैंने आपके लिए कभी कुछ किया ही नहीं था।
असल में एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये शरिया एडवाइज़र भी बैठे हैं, और शरिया एडवाइज़र वो बंदा होता है जिसको हम, हमारे पास अब कोई पैगंबर नहीं आना, नबी नहीं है हमारे पास, फिर हम जितने मुफ्ती कराम हैं या हमारे जो शरिया एडवाइज़र्स हैं, इनकी रहनुमाई लेते हैं, क्योंकि इनकी रहनुमाई के बाद अगर हम कुछ गलत अमल करते तो जिम्मेदारी इनकी होती है। हाँ। ऐसे ही ना मुफ्ती साहब? तो मुझे एक चीज़ ये है कि आप जब इस चीज़ को, ऐसे ट्रेंड को देखते हैं ना कि यार इसने तो नहीं देखा, उसने तो देखा ना। वो तो हर इंसान को, अच्छा वो पता है क्या बुराई के बारे में कहता है, आपको पता है आप बुरा काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं इंसान खटकता ज़रूर। एक अल्लाह ताला ने मुसलमान के हर इंसान के दिल में एक सेंस डाला हुआ होता है कि आप जब कोई बुरा काम करने के लिए जा रहे होते हो ना, वो आपको अंदर से आपका ज़मीर आप खुद मलामत कर होते हैं, नहीं ये गलत काम है, लेकिन वो जो हमारे साथ जो एक शैतान जो है ना, लस्ट है जो, हाँ वो जो लस्ट है वो हमारे साथ लगी पड़ी, वो हमें वो काम करवा कर ही छोड़ती है। अच्छा, इसके अंदर भी मैंने एक चीज़ देखी है, ये बीच में देखें, ह्यूमन नेचर इज़ द वन जो कि आपको रॉन्ग एंड राइट बताता है, इज इस, और आपने कभी कभार देखिए जो फितरी अमल ये है कि शैतान हावी हो जाता है, ठीक है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, गुस्सा बहुत ज़्यादा जब आ रहा होता है ना, तो मैंने बड़ा अच्छा मुफ्ती सऊदिया के हैं, उनका उर्दू और अरबी तो ऊपर से गुजर जाती है, उतनी गाड़ी बोलते हैं, तो इनका मैंने इंग्लिश तर्जुमे में पढ़ा था, तो उन्होंने कहा कि जब आपको बहुत एक्सट्रीम पे गुस्सा है और आप वो बदकलाम जो कि वर्ड्स हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते वो मुंह पे आ रहे हैं, इतना ऊंचा इस्तगफार पढ़ें कि आपके कान के अंदर आवाज़ है, 50 दफ़ा पढ़ने के बाद बाकी में 100 दफ़ा हीट ऑफ द मोमेंट ही खत्म हो जाएगा ना जब 50 दफ़ा रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व तूबू इलैह, पढ़ते पढ़ते 50 पर पहुंचे, गुस्सा भी खत्म, डाइवर्जन ऑफ अ माइंड भी शुरू हो जाता है। तो ये चीजें अपनी जिंदगी में मैंने अब इम्प्लीमेंट शुरू कर दी हैं कि जब मुझे तो ये खत्म करना है, अच्छी बात है, तो ये चीजें कि आपको भी ये करना है। अच्छा, एक और बात मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, आपने देखा होगा जितने भी ये ग्लोबल लेवल के ऊपर जितने भी आपकी मीटिंग्स होती हैं, यानी कि कंट्री टू कंट्री जब प्रेसिडेंट्स आपस में मिलते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो कि टेबल्स के ऊपर टॉक करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कुछ टॉक्स ऐसी होती हैं जो कि वो गार्डन में होती हैं, आपने देखा तो डेट्स होती हैं मेरे भाई, नहीं वो चलते हुए जैसे यूएस के प्रेसिडेंट हो गए या कहीं और जाए या पुतिन हो गए, तो वो चलते हुए गार्डन के अंदर वॉक करते हुए डिस्कशंस कर रहे होते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न यही होता है कि जब आप टेबल पे बैठ के सुकून से जब आप टॉक कर रहे होते हैं ना, और वो कहते हैं ना हीट ऑफ द मोमेंट, जब कोई हार्ड टॉक हो रही होती है और जब बड़े बड़े फाइनल डिसीजंस लेने का टाइम आता है, जो बैठ के आप वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे लड़ाई झगड़े का इम्कान ज़्यादा बढ़ जाता है कंपैरेटिवली। जब आप वॉक करते हुए डिस्कशंस करते हैं ना, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ, तो वो जो हार्ड टॉक जब आप जा रहे होते हो वो हार्ड टॉक नहीं हो पाती, वो कहीं ना कहीं किसी डिसीजंस के ऊपर पहुंच जाती है। तो मेरा तो मशवरा उन लोगों के लिए भी यही है जो हस्बैंड वाइफ अगर जड़ते हैं तो वॉक करते हुए लड़ाई झगड़ा करें ताकि लोग भी देखें क्या मजा आता है, डाइवर्जन जो फंडे की है ना, इंटेंसिटी कम हो जाए उसकी। अच्छा, लेकिन एक बात यहाँ पे मैं भी कहूंगा कि वो वहाँ के प्रेसिडेंट होंगे, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, ग्लोबल मॉर्निंग पे आप बैठ के बात हो रही है, हंस खेल की हो रही है, मैंने कभी लड़ाई झगड़े वाली बात तो नहीं कर रहे, मैं लड़ाई झगड़े को भी मजाक में। डॉक्टर तारिक, आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताइएगा कि आप जिन लोगों को प्रॉब्लम है आई का कॉन्टेक्ट जो करते हैं लोग, कुछ लोग कहते हैं भाई मेरी तरफ मत देखो, मुझे भी ये आंखों वाली बीमारी लग जाएगी जिसको हम रेड आई बोलते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कंजक्टिवाइटिस जो आता है उमूमन इससे कई चीज़ें दूसरों को लग सकती हैं। हम उमूमन ये मशवरा देते हैं कि ग्लासेस लगाएं, और ब्लैक ग्लासेस, क्योंकि जो रोशनी सूरज की होती है या बल्ब की रोशनी से भी आपको इचिंग ज़्यादा होगी, इरिटेशन बढ़ जाएगी। तो आप प्रोटेक्ट करेंगे आइज़ को, घर में रहें, काले चश्मे लगा के रखें, अच्छी सी एक मतलब क्लोराम्फेनिकोल की एक आई ड्रॉप आती है, उसको यूज़ कर सकते हैं, 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। सही। अच्छा, इसका एक टोटका भी, अगर आप डॉक्टर हैं फिर भी मैं बता दूं, अगर आप नहीं भी बोलेंगे मैं फिर भी बताऊंगा। तो मकसद ये है कि आपने चाय बनाते हैं, पत्ती जो होती है उसको आपने अच्छी तरीके से धो लिया, धोने के बाद उसको, अगर आपकी एक आंख है तो एक में, 2 है तो 2 में आप छोटी छोटी सी पोटली बना लें, उसको उर्दू में जो कहते हैं, और उसको जो है वो अच्छे तरीके से आपने गीला करना है अर्के गुलाब से, उसको फ्रीज़र में रख दें इतना ठंडा कि वो आपको ठंडक फील हो, उसको आंख पर रखें और जब आंख खोले तो अर्के गुलाब स्प्रे करें, 8 से 10 दफ़ा में आपकी बहुत बेहतरी आ जाती है। बड़ा पुराना नुस्खा ये उमूमन पहले ये होता था कि इतनी ज़्यादा तरक्की, आप भी माशाल्लाह उस ज़माने के नहीं है, बाद के हैं, मैं 1800 का तो नहीं हुआ, 1900 में आया था। वेल्डिंग वगैरह करने से आइज़ ख़राब होती थी, जब इतना ज़्यादा अवेयरनेस थी तो वो चाय की पत्ती ही लगाई जाती थी। ऐसा ही है, और पुराने टोटके बड़े अच्छे हैं। आप अगर मैं इस बात को कहूँ कि डॉक्टरी में आप लोग कहते हैं कि अगर आपकी स्किन पे कोई स्कार आ जाए तो आपको उसके लिए ज़रूरत होती है, क्या कहते हैं, सर्जरीज की, कॉस्मेटिक सर्जरी की।
मेरे मुंह पे 42 स्टिचेस थे और सिर्फ खोपरे का तेल, कोई स्टिच अगर आपको निशान नजर आ जाए। नहीं तो देखिए ये जी, चीजें ऑर्गेनिक चीज़ें दुनिया में कब से हैं, शुरू से हैं। ये एलोपैथिक, ये जो भी मेडिकल साइंस है, ये तो बाद में आई। अभी मेरे ख्याल में 50 साल कर लें नहीं इसके ऊपर 50 साल के लोग हाँ, मानेंगे तो जो एडवांसमेंट आई है 50 इयर्स की हैं। इससे पहले आप कार्डियक सर्जरी इतनी ज़्यादा आम नहीं थी, स्टंट्स वगैरह अभी आए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें एडवांसमेंट वगैरह आई हैं, लेकिन हम पुरानी ऑर्गेनिक या अपनी बेस को नहीं छोड़ सकते। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, फिर आपसे आते हैं क्योंकि अगले मेहमान हमें आ चुके हैं। तो मकसद ये है कि लोग कहते हैं ना ये ट्रीटमेंट करवा लें वो ट्रीटमेंट, मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई ऑयलिंग ज़रूर करें, आपका बाल बहुत बेहतरीन हो जाएगा। आप हफ्ते में 2 दफ़ा ऑयलिंग करें, हाँ ना रात ना लगा के सोएं, आप 2 घंटे बाद उसको वॉश कर दें, आपके स्कैल्प को भी। और आप यकीन करें जो ऑयलिंग नहीं करते, आप डालने पता ही नहीं चलता ऑयल कहाँ चला गया, इतना आपका बिल्कुल ऐसे ही होता स्कल जो है उसको चूस लेता है। आजकल तो देखें ना, हाइड्रा फेशियल वगैरह इतने एडवांस हो चुके हैं कि आप 25-25 हज़ार का हाइड्रा फेशियल करा रहे हैं। तो ये आजकल की चीज़ें हैं ना, पहले तो नहीं थी ये सब चीज़ें। तो उस वक्त भी लोग गोरे होते थे। साफी एक आया करता था वो, हाँ, अभी भी आता है। दाने निकले साफी पी लें बस, वो सही हो जाते थे। हाँ, तो साफी की जगह वो क्या कहते हैं, कड़वा जो होता है वो हर्ब है, उसको पीछे नीम के पत्ते, नहीं एक हर्ब है करेले कड़वे वगैरह। की, वो कुछ पता ही नहीं उसका क्या कहते हैं उसको। कोनेन वो कोनेन होती थी बहुत कड़वी एक। हो सकता है वो पानी में डाल के पीना, तो उससे बड़े आपका वो डिटॉक्सिएशन हो जाती है आपकी, ये बड़ी चीज़ है। अच्छा मैम आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताइएगा कि हैंड्स IDS जो है उसके अंदर आपका क्या रोल है और ये हैंड IDS करता क्या है? बेसिकली हैंड्स इज एन NGO और यू माइट हैव सीन, आप देखा होगा कि वो काफ़ी जगह इसकी मार्केटिंग और ये सारी चीज़ें भी हुई हैं। डॉक्टर गफ़ार विल्लो इसको हेड करते हैं और हमारे पास इसका एक विंग है जो कि स्टडीज़ की तरफ फोकस कर रहा है और हम लोकेटेड हैं M9 के ऊपर। और जो बच्चे थोड़ा सा प्रिविलेज हैं, यानी कि हम समझते हैं कि पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टाफ, वो भी इनको हम प्रोवाइड करते हैं और हम बिल्कुल इनिशियल लेवल से इनको लेके चलते हैं। अच्छा, मेरा एक्सपोजर काफ़ी अलग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ, कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़, कुछ हाई कैलिबर यूनिवर्सिटीज़ के साथ रहा। तो जब मैं इनके साथ इंटरेक्ट हुई ना, तो मुझे शुरू में बहुत इशू हुआ कि ये बच्चे तो कुछ समझ ही नहीं रहे, इनको तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो मैं मतलब मुझे ये हो रहा था कि इनको किसने मैट्रिक की डिग्री दे दी, इनको किसने इंटर पास कर दिया। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इनका भी हक है और इन्हें हमें सर्व करना चाहिए। और हम जो हैं वो सिर्फ अच्छी अच्छी क्रीम के साथ डील करेंगे तो हमने अपना हक अदा नहीं किया, जो आपकी बात थी। लेकिन इनके साथ डील करके मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत इनिशियल लेवल पे मैं इनको सही कर रही हूँ और इनमें ज़्यादा जस्तुजू है चीज़ों को लर्न करने की एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिनके साथ मैं अभी तक इंटरेक्ट कर रही और थी। ये जो बच्चे होते हैं ये ऑनर करते हैं टीचर को कि टीचर ने हमें सिखाया, प्रिंसिपल ने हमें सिखाया, लेक्चरर ने हमें सिखाया। जबकि जो क्रीम का बच्चा होता है ना, वो फिर ये तो वो वाली क्रीम है कि हम तो हैं वो तिब्बत वाली क्रीम, वो नए वाली क्रीम है। तो मकसद ये होता है कि जो ऐसे बच्चे होते हैं वो आपको इज्जत रिस्पेक्ट भी देंगे, लेकिन जो क्रीम बच्चा है वो ये कहता है वी आर पेइंग, सो इनका तो काम है ये करना। तो ये वाली चीज़ है कि ऐसे बच्चों को जब आप पढ़ा के निकालते हैं बाहर, तो यकीन करें कि पुल्ले सरात का रास्ता फिर आपके लिए खुद ब खुद आसान इनका होता है। एनर्जी लेवल ही डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अल्लाह ताला आपको ना सिर्फ इस काम में कामयाबी दे बल्कि आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत कामयाब करे, आमीन। इसी की तरह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंजेक्शन हम उसके बाद डील करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब और मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। अगला जो सेशन है वो साउथ सीरियल है और उसमें कौन कौन मेहमान है आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग। जनाब वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज जो जुमेरात का दिन होता है वो हम कहते हैं कि एक बाउंड हो गया है हमारा, आई गेस 2 साल हो गए इस बात को। और रमज़ान की मुलाकात कहते हैं कि अल्लाह ताला रमज़ान में आपको जिससे भी मिलवाता है वो बेहतरीन अंदाज़ होता है, उसके बाद से ये सिलसिला जारी है। और अक्सर फ़ोन पर ये कहा जाता है मुझे, जो कि मैं ऑनलाइन देखिए आपसे कुछ नहीं चाहता, इतना दूर मैं कैसे आऊँगी, ये करूँगी, और आंसर ना करते हुए भी यहाँ पर पहुँचती हैं। तो द वन एंड ओनली सलवत अस्करी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? देखिए कल आपने रिप्लाई नहीं किया लेकिन आप ये पहुँची हुई है। हमने वो रवि भाई मुझे कह रहे हैं, मैंने जो है वो उनको पोस्टर्स शेयर कर दिए हैं, तो वो ना लग चुके हैं स्टेटस पे। मैंने कहा वो आ रही हैं। तुम लोग बाद में मुझे क्या इन्फॉर्म करते हो, पहले ही पोस्टर लग जाते हैं।
अच्छा जी, इसी के साथ साथ जो है वो, अच्छा जी, आपकी एक पोस्ट अपग्रेड हुई है, तो हम उस बारे में अभी तो बात नहीं करेंगे, लेकिन आपके लिए हम पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो उस चीज़ की। और साथ साथ शर्जील अस्करी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? अच्छा, शर्जील कह रहे हैं कि बाल बड़े अच्छे लगे, तो मैंने कहा ये गौरी भाई का कमाल है जो बाल बनाते हैं, और अक्सर मेरे 2-4 प्रोमोज हैं जिसके अंदर ये वाले बाल या ट्रेंडिंग बाल जो होते हैं वो तमाम हमारे गौरी भाई इसको डील करते हैं। तो गौरी भाई इज़ द वन जो इसकी सबके पीछे। बहुत अच्छा लुक है तुम्हारा, जज़ाकल्लाह जी, फेस पे बहुत सूट कर रहा है। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया ज़फ़र खान भाई ने, और ज़फ़र खान भाई मज़दूरों की आवाज़, या हम ये कहेंगे कि हमें जहाँ पर लैगिंग हो रही होती है, जहाँ हमारी तनख्वाह को रोका जा रहा होता है, वहाँ पे ज़फ़र भाई मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम कैसे अस्सलाम मिजाज? रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़फ़र भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ मेलोडियस क्वीन बोलें या सुरों के साथ आपको महजूर करने वाली आवाज़ की अगर हम बात करें, आपको FM रेडियो पर अपना गर्विदा करने वाली आवाज़ को बोलें, या हम ये बोलें कि हमें उस दौर में वापस लेकर जाना कि जहाँ पर हम सुर को सुनते थे। तो द वन एंड ओनली सिद्रा ताहिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे मिजाज अस्सलाम, आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू टू एज वेल। और माशाल्लाह माशाल्लाह द डे हम पुराना एक साथ, और उसके बाद जो ग्रूमिंग आपने की, वाकई में आपने इस चीज़ की एग्जाम्पल सेट की है सिद्रा, कि जब तक इंसान मेहनत नहीं करता ना वो चीज़ को नहीं पॉलिश कर पाता। एंड यू आर द वन माशाल्लाह। नापा की आप स्टूडेंट थी और अब तो माशाल्लाह एक वहाँ से आ चुकी हैं। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब अपने फील्ड के या ग्राफ्ट के लोग, यानी क्योंकि हम 1-1 वाले हैं, FM 1-1 से हमारा ताल्लुक है रेडियो पाकिस्तान से, तो हम लोगों को बड़ा रेडियो पाकिस्तान वाला देखा जाएगा, लेकिन शी इज़ द वन जिन्होंने कहा कि यस मैं रेडियो पाकिस्तान से आज भी मुंसलिक हूँ और मैं अपना एक मुनफरिद अंदाज रखती हूँ। ज़बरदस्त जी। हम सरूत इसके आपकी तरफ आएंगे। ये बताइएगा कि अब जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर भूख का इतना लगना हो गया है कि या तो पानी के अंदर प्रॉब्लम है, या लोग ये कहते हैं कि हम चाहते तो हैं स्मार्ट होना लेकिन भूख कंट्रोल नहीं हो पाती। खाना अगर हम अहद भी कर लें, काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि आपा कहती तो हैं 6 बजे के बाद ना खाएं, हम 10 बजे तक तो भरोसा कर लेते, पेट पे जबर भी कर लेते, तो फिर 10 बजे के बाद खाना पड़ता है, तो क्या करें ऐसा? असल में आप लोग एक चीज़ सही कर रहे होते हैं और दूसरी चीज़ आप लोग बिल्कुल आउट ऑफ द वे जा रहे होते हैं। वो ये कि आप रात का सोना जो है ना, वो जब आप नहीं करेंगे टाइम पे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप जाग सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप जागेंगे तो आपके केमिकल शुरू हो जाएगा दिमाग के अंदर, और वो नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब आपकी आंख बंद होती है तो फिर आपकी सर्विस होती है बॉडी की। अब जो बॉडी की सर्विस का टाइम है और आप जाग रहे हैं, आंखें खुली हुई हैं, जब हम किसी गाड़ी की सर्विस करते हैं तो सब निकलते हैं ना बाहर, तभी तो सर्विस होती है। इंजन भी बंद होता है। इसी तरह जो है ना हमारी बॉडी है बिल्कुल वही। तो इसमें आपको सबसे पहले ये करना है कि अगर आपने इस बात को देखें, हमें पता है कि हम बाहर निकलेंगे और फायरिंग हो रही है तो हमें गोली लग सकती है। सेम वही चीज़ हमारी बॉडी के अंदर होती है कि आपको पता है कि आपको रात को भूख लग रही है, तो आपके जो केमिकल्स हैं ना वो फुल बॉडी हो चुकी है, और वो आपके प्रोबायोटिक्स जो हैं, जो आपकी डिफेंसिव सेल्स हैं ना, वो वीक होते जा रहे हैं इस वक्त। वो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी वो चीज़ें जो है ना वो आपके प्रॉब्लम कर रही हैं। तो आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि मुझे भूख लग रही, तो आप खुश हो जाएं कि आपको भूख लग रही है। इसका मतलब कि मेरे अंदर की सारी फैट मेल्ट हो रही है, मेरे अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। तो इस तरह से आपको पता चलेगा। आप लोग इस चीज़ की नॉलेज लें। आजकल मैंने बहुत नर्वस सिस्टम पे काम कर रही हूँ, तो नर्वस सिस्टम जो है वो एक एनर्जी से ताल्लुक़ होता है इसका, और आपको 10-20 सेकंड आप आंख बंद करके 20 सेकंड इसलिए कि जो फिट लोग हैं, जो बहुत काम करते हैं, वो देखें कि हमारा माइंड एक से दूसरी जगह चल सकता है कि नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं बस एक ही काम करेंगे, हम नहीं कर सकते दूसरा काम। तो 2-3 काम जब एक साथ होते हैं ना, तो उनको चेक करना चाहिए कि वो 20 मिनट आंख बंद करके अपनी एक टांग से खड़े हो सकते हैं। अगर वो ये कर लेंगे तो समझो फिर वो उनका दिमाग जो है ना स्ट्रांग है। ज़बरदस्त। तो ये 2 चीज़ें आपको नोट करना, और 30 सेकेंड्स या 1 मिनट अगर आप एक टांग से वैसे ही खड़े हो जाएं तो आप समझ जाएं आपकी ज़िंदगी भी बैलेंस हो सकती है, आपका दिमाग भी बिल्कुल सही रह सकता है, और आपकी एनर्जी बैलेंस हो सकती है। तो ये आपको अपना इम्तिहान खुद करना है, खुद अपना चेक करना है, टेस्ट लेना है अपना, और आपको सब पता चल जाएगा कि अब मुझे जो है ना रात का खाना नहीं खाना है।
जबरदस्त ये जबरदस्त, चीज़ है, ये छोटी-छोटी- आपको इतनी अच्छी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ अगर आपने कर ली तो आपकी ना उम्र कोई मैटर करती है, ना आपकी कोई ऑबीज होना मैटर करता है, आप लोग रिवर्स में जाएंगे फिर। अच्छा, एक चीज़ और आप जानना चाहेंगे कि स्किन एलर्जीज बहुत ज़्यादा आजकल मार्केट में है। अच्छा, वो गैस रिलीज हो गई तो ये तो टेस्टिंग का ये चीज़, लोगों की आंखों में बहुत ज़्यादा इचिंग है, बहुत ज़्यादा स्किन पर खारिश कर करके लोग पागल हुए हैं, तो उसके लिए क्या करें? देखिए आजकल मैंने बिल्कुल बहुत ही अच्छा सिंपल बहुत एक्सपीरियंस्ड ये काम मैंने किया है अपना। इसमें ये कि आपको जैसे आंखें लाल होने की बीमारी नहीं हो जाती एकदम से, तो अगर वो आपको इतनी सी भी इचिंग शुरू हुई है किसी भी किस्म से, तो आप फौरन उसको धोना है जाके आंख को? साबुन से। ठीक है। आंख बंद करके ऊपर से साबुन लगाना है आपको, और फिर उसके बाद आपको धोना है 7 दफ़ा डालना है पानी। आप यकीन करें कि सब ठीक हो जाता है। जबरदस्त। और जितने भी हमारे ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों में परबाल होता है, वो क्या हो जाता है, वो चीज़ें होती हैं, उन्होंने साबुन लगाया और वो कह रहे हैं कि हमें बहुत रिलीफ मिला है। ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जब भी आपको कहीं ईचिंग हो, साबुन भी आप, मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन कोई ब्यूटी सोप जो होते हैं जैसे वाइटनिंग सोप होते हैं, उससे कभी ना करें आप। सही। आप हमेशा जो साबुन चलता चला आ रहा है, मतलब वो साबुन आप इस्तेमाल जो करें। सस्ता भी है। हाँ, अच्छा है, लाल साबुन भी हाँ होता जी। है, एक वो वाला भी होता है, तो ये बहुत अच्छे साबुन है, इससे आप लोग धो लिया करें बस। आंखें सही हो जाएंगी। आंखें फौरन सही होती हैं इससे। अच्छा, एक चीज़ और है कि हम बेहतर से बेहतरीन की तरफ तो आपको लेके, सस्ते से सस्ती भी हम बात करते हैं कि सस्ते लोगों से के सस्ती, पॉकेट पे बिल्कुल, भारी बिल्कुल, ना और पड़े। क्या, मैं और तो- वो चीज़ की, अच्छा जी शर्जील आप बताओ, कोई लीग वगैरह कुछ आ रहा है? कोई नई खेल के मैदान में कुछ नई खबर आ रही है? अभी तो मैं हॉकी के वर्ल्ड कप के लिए एक्साइटेड हूँ। अगस्त में हॉकी का अच्छा, वर्ल्ड कप है ना हॉकी हो रही पाकिस्तान का, तो ज़बरदस्त। उसके लिए हमने पिछले 2022 में हमने क्वालिफाई नहीं किया था हॉकी का वर्ल्ड कप जो हुआ था, तो पाकिस्तान 8 साल बाद खेल रहा है, तो हॉकी का हाल तो अच्छा नहीं है, बट वी कैन होप फॉर द अच्छा, वेस्ट इंडीज़ की अगर हम बात करें तो अब्दुल्ला शफीक ने जो इस दफ़ा इनिंग खेली है, कई दिहाइयों के बाद जो ये चीज़ सामने आई है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं, या आप थोड़े मसरूफ़ थे देख नहीं पाए? हाँ, मेरा थोड़ा सा इस पिछले 2 वीक से मैं मैं थोड़े से बिजी यहाँ पे एक जगह पे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब मैंने कहा, आपने जैसे कहा कि हॉकी का अब जो होने जा रहा है किसके दरमियान है, पाकिस्तान और वर्ल्ड कप है, हॉकी अच्छा, वर्ल्ड मैंने कप। पाकिस्तान के लिए मैंने सुना है कि पढ़ा था अच्छा, कि- पाकिस्तान के ग्रुप, पाकिस्तान जिस ग्रुप में है उसमें हमारे रिवायती हरीफ इंडिया है और अच्छा, वेल्स है और इंग्लैंड है। अच्छा, मैंने सुना है कि इस दफ़ा पाकिस्तानी जो जा रहे हैं खेलने, जो जाएंगे, अब पिछली दफ़ा के बाद से, पिछली दफ़ा जब हम वर्ल्ड कप हार कर आए थे हॉकी का, तो उसके बाद 1 महीने बाद एक स्टेटमेंट आई थी कि इस दफ़ा जो है वो जूते इन्होंने हॉकी के अंदाज से, जैसे नीचे टर्न नहीं होती तो जूते बनाएंगे ताकि वो पाँव से भी मार सकें अगर हॉकी नहीं चल रही, तो ऐसा कुछ है? बट इट्स लाइक कहाँ से सुन लेता है, ये बात दैट है। गेम जो है वो बहुत एडवांस हो गया है ना, और हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी पे तब फोकस होता नहीं है। अगर आप दूसरे गेम्स तो देखें तो इन्होंने कोच तो फॉरेन लेके आए हैं, जस्ट होप आई थिंक। और जो आपने क्रिकेट की बात की, आई एम जस्ट पार्शली टच विद दैट, बट पाकिस्तान आई होप कि इस बार अच्छा खेलेगा। हर दफ़ा होप होती है वो पानी वो ऐसे फेरते हैं हमारे ऊपर, वो कहते हैं, लोग कहते हैं पानी फेरना है, ये तो कनस्तर के हिसाब लेकर आते हैं कि ऐसे नहीं, फेरेंगे। लेकिन क्रिकेट में अभी मुझे पर्सनली ये लगता है बैटिंग का हमारा इतना, बॉलिंग का बड़ा हमारा 2-3 साल से जो मसला चल रहा है ना, बिकॉज पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा स्ट्रेंथ रही है, मेन स्ट्रेंथ। हमने हमेशा बॉलिंग से मैचेस जीते हैं, बैट्समैन हमारे पास अच्छे रहे हैं। मतलब अगर आप पास में देख लें, जावेद मियांदाद, इंजमाम, और अभी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, ये बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन बॉलिंग पे हमें बेसिकली फोकस करना है। हमें बॉलर्स वैसे क्वालिटी के चाहिए जो हमारी लेगेसी रही है। वसीम अकरम, वकार यूनुस, शाहीन शाह अफरीदी हैं अभी, बट वी नीड, मेरे ख्याल से 2-3 पेस बॉलर्स हमारे पास आ जाएं, 1-2 अच्छे स्पिनर्स आ जाएं, तो हम फिर दोबारा टॉप रैंकिंग्स में आ सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जब हमारा मैच खेलने का दिन लगे, हम इसे बॉलिंग पे जज किया करें, बैटिंग छोड़ दें हमारी, तो हम शायद उस पर मैच जीत जाएंगे। हम आते हैं जफर खान आपकी तरफ, क्योंकि आज जफर भाई को बुलाने का एक हैदराबाद का केस सबने सुना होगा, वॉफिल वाला जो है, उस पर मैं आपसे इसी बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप हेल्थ रिलेटेड हैं, और मैं ये चाहूँगा कि हम जहाँ पर जान जा रही है वहाँ पे बात करें, तो वहाँ बचाने के लिए मैं आपसे बात करूँगा। तो जफर भाई, अब जो नई रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक जी, उनका डेटा जो है वो सेव वाला मोबाइल था उनके पास भी, क्योंकि जितने अमीर होते हैं वो सेव वाले पे जाते हैं, एंड्रॉइड पे नहीं जाते, तो अब उसको हासिल कर लिया गया है। लेकिन एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, और उसकी पेशरफ्त के बाद, इतनी बड़ी खबर के बाद नीचे था, अभी उसको डिकोड नहीं किया गया।
तो मकसद इस केस को खुद लंबा किया जा रहा है कि इसको लोग भूल जाएंगे, अब वाकई में अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस केस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का और देखने वालों का। देखिए, असल मसला ये है कि हमारे यहाँ तो हर चीज़ ही को जो है वो प्रोलॉन्ग किया जा रहा होता है, और वो इसलिए किया जा रहा होता है कि वक्ती तौर पे तो एकदम जैसे वो दूध में उबाल आता है ना, फौरी तौर पे वो आता है, और वो मीडिया सारा, चैनल, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया सब उस पर लग जाते हैं, और सिर्फ चंद दिन के बाद वो एकदम जो है आप देखेंगे कि वो मीडिया से गायब हो जाती है। क्योंकि नई खबर आ जाती है ना। हाँ, नई खबर आ जाएगी। हाँ, यानी वो इशू जो है वो हमारे यहाँ वैसे तो ये होता है ना, कभी नई खबरें तो रोज़ और सुबह शाम आती रहती हैं, लेकिन इशू जो है ना वो रखा जाता है कि अब ये इशू जो है ना वो ऑफ तो वो ऑफ, अब ये इशू स्टार्ट तो स्टार्ट। तो इसी तरीके से जो है ना फिर इस तरह के जो मामलात हैं उसके ऊपर कमेटियाँ बना देना, उसको प्रोलॉन्ग करना, उसको लंबा करना, ये सारा सिलसिला तो हमारे यहाँ एक रिवायती अंदाज है ना, ये कोई नई बात नहीं है। मैं इस हवाले से सिर्फ बात ये करना चाह रहा था कि देखिए, कराची जैसे शहर में कुलथूम बाई वली का हॉस्पिटल साइट जो है, वहाँ पर तकरीबन जो है वो 150 बच्चे HIV एड्स का शिकार हुए हैं। सिर्फ जो है वो सिरंज वगैरह जो है वो इस्तेमाल जो है वो यूज़ शुदा की गई हैं और बार बार लगाई गई हैं, जिसके नतीजे में इतनी बड़ी तादाद में बच्चे एड्स का शिकार हुए हैं। 17 घंटे के बच्चे को अंदर HIV जो है वो पॉजिटिव आया जी, और ये इतना बड़ा इशू है कि इसको जो जगह मिलनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिल सकी, और इसके ऊपर कोई कार्रवाई भी उस तरह से नहीं हो सकी। नोटिस ज़रूर लिया जा रहा है, लेकिन ये नोटिस भी मुझे लगता है कि वही वो वक्ती और आर्जी नोटिस है, और उसके बाद जो है ये टाइम फिश हो जाएगा ना। ऐसे तो ये एक सबसे अहम मसला है कि मज़दूरों का इलाज होता है वहाँ पर, और जो पूरा साइट एरिया जो है वो वहाँ जाता है, जो वहाँ की फैक्ट्रियाँ और जो मिलें और जो कारखाने हैं उनके बच्चे जाते हैं, और उनके साथ इतने बड़े पैमाने पर अब उनकी ज़िंदगी गुजारना, आप तसव्वुर करें कि पूरी ज़िंदगी पड़ी है, मासूम बच्चे, उनको एड्स का शिकार कर दिया, और उनसे फिर दूसरों को भी मोहतात रहना है, दूसरों को भी उनसे जो है एहतियात बरतनी है। तो इसका जिस तरह से नोटिस लेना चाहिए था अब तक नहीं लिया गया, और ये एक बड़ा इशू है, और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि अरबाब इख्तियार जो हैं उनको इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। मैं ज़फ़र भाई यहाँ पे एक बीच में थोड़ा सा कनेक्शन डॉक्टर साहबा का भी डालूंगा कि डॉक्टर साहबा, अगर किसी बच्चे को एड्स हो गया, क्योंकि देखिए पैदाइशी बच्चा तो नहीं उसको अवेयरनेस नहीं है, और ये इनके सामने की भी रिपोर्ट है कि 17 घंटे के बच्चे को एड्स की तशखीस हुई है, और वो इसी वजह से कि एक सुई को गालिबन 40 से 45 दफ़ा यूज़ किया गया है, जिसके बाद ये प्रॉब्लम आई है। अच्छा, रिपोर्ट्स को छुपाया जा रहा है, कुछ चीज़ें हमने भी, क्योंकि सोशल मीडिया पर पढ़ता है, मैं ऑन स्पॉट मौजूद नहीं था, मैं हर प्रोग्राम में ज़रूर कहता हूं कि हम जो भी बात करते हैं हम मीडिया से पढ़कर, सोशल मीडिया से करते हैं। अब अगर ऐसा बच्चा हो गया है जिसके अंदर अब तशखीस हो गई है, इसको एड्स पॉजिटिव है, तो अब उसको क्या ग़िज़ा दी जाए कि बच्चा सरवाइव तो करे, लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तो बनाए उसकी बॉडी? देखिए, बस 17 दिन का बच्चा है, 17 घंटे का, 17 घंटे का बच्चा 17 है, घंटे तो का। आप बताएं ज़रा, उसको सिवाय मदर फीड के और तो कोई, मुझे तो समझ ही नहीं है कि कोई भी चीज़ इसको दे सकते हैं। ऐसे ही है। अब मदर फिर और ऐसा क्या उसके कहे कि बच्चे अलावा को बेहतर हो? मदर, और ये मदर का भी चेकअप होना चाहिए कि बच्चे को हुआ क्यों है। बच्चे नहीं, बच्चा जब बर्थ हुई तो उसके बाद जो इंजेक्शन लगते हैं ना, जी जी पैदाइश के बाद जो हाँ, बच्चे हाँ, जी। वो इंजेक्शन जो है वो 40 दफ़ा सिरिंज यूज़ हुई थी उस बच्चे को, उससे लगाया इंजेक्शन 40 बच्चों को लगाई गई एक ही सिरिंज में। बताइए, ये तो मैं आपको यही कहूँगी कि हम लोगों का मसला ये है कि जब भी किसी से बात करो कि अगर कोई हुकूमत में आ गया तो सारा कुछ कहते हैं, अब इसे हर चीज़ से करना है, हम बरियत ज़िम्मा हो गए, हम ऑपोजिशन में हैं, लेकिन हमारा कोई काम नहीं रहा अब। तो ये जो चीज़ है ना, आप सिक्योरिटी और हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ये तो चाहे आप ऑपोजिशन में हो चाहे हुकूमत में हो, ये तो आपका फ़र्ज़ बनता है, जैसे एक NGO का फ़र्ज़ बनता है कि उसे तो देखना है कुछ भी हो जाए। तो आप लोग इस चीज़ को क्यों नहीं लेते सीरियस? मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे मुल्क में अवाम, सबसे बड़ी बात जो हम पब्लिक, जो हमारी पॉपुलेशन है, उन लोगों को क्यों एहसास नहीं है इस चीज़ का कि आप क्यों नहीं इस पर आवाज़ उठाते। बेचारे 2-4 लोग, वो देखा अब हैदराबाद में कुछ लोग आए हैं बस, और वो बेचारे कर रहे हैं, जज़्बाती होके कर रहे हैं वो काम। इस यंग लड़का बिल्कुल
कैसे हो गया ये सब कुछ, और इतनी बड़ी बात कि आपको झाड़ियों में डाल के गए और वो सब कुछ है, लेकिन किसी को पता ही नहीं चल रहा है कुछ भी। लेकिन आपा यहाँ और पर एक बच्चे बात- छोटे छोटे बच्चों को अब्यूज कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी नहीं है, सजाएं नहीं है कुछ। नहीं आपा, लेकिन एक चीज मैं पूछूंगा बोलूंगा, देखिए आप क्योंकि आपका एक्सपोजर बाहर का बहुत रहा जी। है, पाकिस्तान में अब आप रही हैं, दुनिया से बाहर आप गई हैं, और दुनिया से बाहर अगर आपका बेटा शर्जील बीमार है और आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप अपना हक समझकर डॉक्टर से बात करेंगी कि भाई ये चीज गलत क्यों हो रही है, मेरे बच्चे के अंदर चेंजेस किया, बेहतरी क्यों नहीं आ रही, ऐसा है? जी, जी, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में लोग क्यों डरते यहाँ हैं? तो मारना डॉक्टर से शुरू बात कर करेंगे देते कि हैं, बच्चे को गलत डॉक्टर इंजेक्शन लगा दें। डॉक्टर मारना शुरू कर देते हैं, ऐसा ही है। इतनी बुरी तरह से मारना शुरू कर, उसका जज्बाती होता है, वो बंदा जो आता है उसका पेशेंट मर रहा है, आप कम से कम उससे सही से बात तो कर लें। ऐसा ही है। मैं तो देखती हूँ तो मैं तो कहती हूँ पता नहीं हम कहाँ रह रहे हैं, समझ में नहीं आता कि कहते हैं अपने आप को अभी आप गोली खा लेंगे, अभी आप ऐसे हो जाएंगे अगर मुसलमान हैं तो आप लोग अभी जान दे देंगे 2 मिनट में, लेकिन आपको इतना एहसास नहीं है कि हमारे दिल में दर्द होना चाहिए अपने लोगों के लिए, ये तो है ही नहीं। अब तो मुझे कुछ कहना ही बेकार लगता है, बस आप मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह से मांग सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ज़फ़र भाई, अगर हम डॉक्टर की तरफ जाते हैं, डॉक्टर एक मसीहा होता है, जैसे अगर हम सरवत अस्करी की बात करें, पोलियो के बच्चों के इन्होंने इलाज किया, वो अपने पाँव पे खड़े हो गए। एक भाई हमारे शो पर आए थे प्रीवियस चैनल पर, जिनको शायद एहसास कमतरी भी था, क्योंकि उनकी बीमारी ऐसी थी कि लोग नहीं समझ पा रहे थे, और आज वो अपना नाम कर रहे हैं, और वो अक्सर ये कहते हैं कि सरा जो है वो सलवा तस्करी को जाता है, क्योंकि मुझे अगर रात में प्रॉब्लम कभी भी हुई है, 1 बजे भी मुझे प्रॉब्लम हुई, तो मेरे घर वालों ने इनको कॉल किया और इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, बदतमीजी नहीं किया आगे से। तो अब हम अगर किसी डॉक्टर की को बात करते तो घर वाले क्या कहते हैं, मत करो, बंदा आईसीयू में, डॉक्टर को इंजेक्शन ना लगा दे, मर जाएगा बंदा। तो ये डर जब डॉक्टर के टाइम पर आ जाता तो फिर तो आई गेस काम ही खराब है। देखिए असल में इस वक्त हमारे यहाँ चाहे वो तालीम हो, चाहे वो सेहत हो, जो बुनियादी किस्म के मसाइल हैं, इनके अंदर भी जो है वो इतना जो है मामला जो है वो ख़राब हो चुका है कि आपने देखा होगा कि मेडिसिन कंपनियां जो है वो प्रिस्क्रिप्शन जो है लिखवाने के लिए डॉक्टर को जो है वो दे रही होती हैं कि साहब आप जो है वो ये हमारी जो मेडिसिन है ये लिखिए, आप ज़रूरत नहीं है पेशेंट को, लेकिन वो लिखवाई जा रही हैं, उसमें जो है ना प्रिस्क्रिप्शन में शामिल किया जा रहा है, आपको टूर करवा देंगे, आपको भूरवन भिजवा देंगे, आपको पीसी में ठहरा देंगे, आपके घर में फर्नीचर डाल देंगे, आपके हॉस्पिटल के अंदर फर्नीचर डाल देंगे, आपको फलानी फैसिलिटी दे देंगे। ये एक मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, यानी वरना यहाँ पर इस फील्ड के अंदर माजरत के साथ बहुत सारे अच्छे डॉक्टर भी हैं, नो डाउट, लेकिन ये है कि हमारा जो पूरा माशरा जो इस वक्त करप्ट हुआ है ना, और जो पूरा जो है वो दीमक ज़दा हुआ है, उसमें ये डॉक्टर्स भी शामिल हैं, और वहाँ पर ये जो कुछ हो रहा है कि मरीज़ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी वो जिस तरह से होता है ना कि गाड़ी अगर मैकेनिक के पास ले जाओ तो वो एक फॉल्ट जो है उसको दूर करता है, 2 खड़े कर देता है, 2 और उसके अंदर जो है फॉल्ट जो है वो पैदा कर देता है, और फिर आप चक्कर ही लगाते रहेंगे उसके। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ना करे कि किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, हॉस्पिटल जाएं तो वहाँ पर जो है वो फिर वो मेडिसन और वो तरीके इख्तियार करते हैं, वो चीज़ें करते हैं कि जिसकी ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत नहीं होती। आपके शो में टाइम नहीं है, वरना मैं आपको एक स्पेसिफिक वाक़या बताऊं कि अब्बासी शहीद अस्पताल का। नहीं, मेरा नहीं, हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी टाइम भी नहीं है और वो मौका भी नहीं है, वरना आप हैरान रह जाएंगे। और मैंने खुद उसको फेस किया और यानी कामयाबी को कर लिया, इसलिए कि मैं बोल्ड आदमी था। एक जगह का वाकया अगर मैं ऑन एयर, क्योंकि प्रोग्राम हमारा नया है, मैं ऑफ द एयर आप लोगों से शेयर करूंगा, और वो वाली चीज़ कि मैं आपा कहते हैं ना मर्द बड़ा स्ट्रांग होता है, वो रोता नहीं है, वो करता नहीं है। उस बंदे की मैंने जब वर्डिंग सुने ना, आप यकीन करें कि रो के, मैं आपको ऑफ दे, ये वाकया मुझे याद कराएगा अगर मैं भूल जाऊं। सिद्रा हमारे साथ मौजूद है, और क्योंकि हम हार्डर नोट पर चले गए और सॉफ्टर नोट पर हमें सिद्रा लेकर जाएंगी। सिद्रा, हम कौन सा गाना सुन रहे हैं? गाना तो मैं सुनाऊंगी, उससे पहले इसी बात को कंटिन्यू करूंगी कि वाकई में ऐसा है, आटे में नमक की मिकदार के बराबर ही ऐसे डॉक्टर्स रह गए हैं जो वाकई पढ़ के निकले हैं। अदरवाइज जो हाल हो रहा है, जिस तरह से एडमिशन्स होते हैं, वो हम सबके सामने हैं। तो बिल्कुल ऐसा होता है, और इनकी बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगी। मैंने खुद पर्सनली फेस किया है, स्किन का मुझे इन्फेक्शन हो गया था, फंगल इन्फेक्शन। उसके लिए एक मैं बहुत बड़े हॉस्पिटल में गई, जो कि 2 एक साथ आते हैं, कराची की एक बहुत अहम सड़क है, समझ गया। तो बहरहाल जो भी है तो कहने का, वहाँ मैं गई, स्किन स्पेशलिस्ट ने मेरा मसला देखा,
एंटी फंगल देने के बाद वो शुरू हो गई, आपकी स्किन पे ये निशान हो रहे हैं, डीकलरेशन ये वो हो रही है। मैंने कहा नहीं सब कुछ ठीक है, आप बस मुझे उसी की चीज़ प्रिस्क्राइब कर दें। अब उन्होंने कोई 6 से 7 दवाइयाँ मुझे लिख कर दे दी, जिसमें सन ब्लॉक भी था, जिसमें और भी सपोर्टिंग चीज़ें थी। अब मैं गई मेडिसिन शॉप पे, उसमें से जो मुझे समझ आई कि एक्स्ट्रा है, मैंने वो निकाल दी। तब भी जो मैंने दवाइयाँ ली उनका 7,000 बिल बना और मैं देख के हैरान। अब तो मैं पंच करवा चुकी थी। इवेंचुअली जब मैं घर आई तो मैंने देखा बिला वजह उन्होंने विटामिन सी और मल्टी विटामिन प्रिस्क्राइब कर दी, जिनकी मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। और फिर अगेन जो बिल जिस चीज़ ने बढ़ाया वो वही मल्टी विटामिन थी। अगेन मैंने उनको कहा मेरे बाल नहीं गिर रहे, कुछ भी ऐसा मसला नहीं, आई डोंट नीड मल्टी विटामिन। तो इस तरह होता है, स्पेसिफिक कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं डॉक्टर के ऑन कमीशन, और ये सब एक बहुत बड़ी तल्ख हकीकत है जो सबके सामने है। अच्छा, आपसे तरह बड़ी अच्छी बात की। अच्छा, बाल गिर रहे हो ना, बोले बाल गिर रहे हैं, दिल का मसला है, फेफड़े आपको चेक करवाने हो ना, अस्पताल में जाओ तो 4 डॉक्टर और आ जाते हैं। तो मकसद ये वाली चीज होती है। हम इस बारे में मजीद बात करेंगे और बाकी में अब इस पर भी शो होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि स्पेसिफिकली जिस दिन हम आपको बिठाएं और लड़ें, क्योंकि आप डॉक्टर आपसे वैसे ये मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी को इसलिए मैं बुरा नहीं कहूँगी कि हमारा तो वास्ता पड़ता रहता है, लेकिन वो लोग हमेशा ये कहते हैं कि ये दवाइयाँ हैं, ये आप देख लीजिए। अपने वो जरूर बता देते हैं कि ये चीजें मिलेंगी, लेकिन वो सब डॉक्टर पे डिपेंड करता है ना कि वो क्या दे रहा है, मरीज को जरूरत नहीं है, वो तो अपनी लालच में है ना, इसका मतलब डॉक्टर तो इसलिए किसी की गलती नहीं होती, ये लालची लोगों की इंसान खुद जिम्मेदार है अपने हर किए हुए एक्शन का। तो मैं ये समझती हूं। मैं इस पे एक बात कहूंगा कि आपका मजहब यहाँ पे नहीं आता, ईमान का तकाजा आपके अंदर मौजूद होता है। बीइंग अ मुस्लिम मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल राइट हूँ, और अगर मैं किसी और मजहब से हूँ, आप चारों मुसलमान हैं और मैं उस मुस्लिम इज्म में नहीं हूं, लेकिन मेरा जज्बा ये है कि मैंने इंसानियत की खिदमत करनी, तो फिर वहां मजहब नहीं आता, वहां पर आपकी अपनी सेल्फ आ जाता है। और बिल्कुल पॉइंट बड़ा जबरदस्त आपने रेस किया, और इस पर हमें प्रोग्रामिंग करना है, उस दिन आपको मैं शामत पर ले लेकर इंशाल्लाह। जी हमें क्या सुना रही है? जनाब, मौके की मुनासबत से कोई सॉन्ग सुनाऊं आपको या फिर कोई मिली नगमा सुनाऊं, ये मैं ये चाहूंगा कि हम क्योंकि आगाज कर चुके हैं 14 अगस्त के तरफ हम गामजन हैं, तो हम मिली नगमा ही सुनते हैं। गाने तो हम बहुत सुनते रहते हैं, ठीक है जी। तो हमें कौन सा मिली नगमा सुना? इस पर चमके साए तले हम एक हैं, वक्त की जरूरत है सबको मुत्तहिद होकर रहने की, अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। तो थोड़ा सा सुनाते हैं। इस पर चमके साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, इस पर चमके साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ, क्या कहना है? सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं, इस पर चमके साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। हो एक चमन के फूल हैं सारे, एक गगन के तारे, हो एक गगन के तारे, एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के धारे। क्या कहना है? सब दरियाओं के धारे, जुदा जुदा है सरगम, हम सब एक हैं, हम एक हैं, जुदा जुदा है लहरें, सरगम एक है, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ, क्या कहना है? सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक है, हम एक हैं, इस पर चमके साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, एक हैं, हम एक हैं, एक हैं, हम एक हैं। जबरदस्त 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 सिद्रा। और सिद्रा मुझे उस दौर में लगी जब हम 14 अगस्त यकम अगस्त से सेलिब्रेट करते थे। और सिद्रा अगर पुराना टाइम याद हो, अब तो नंबर चेंज हो गया, 11111 पर आप हमें कॉल इन कर सकते थे। देखते हैं कौन है हमारे साथ अगले कॉलर। ये हमारी चीजें होती थी और हम पुराने दौर को याद कभी भी नहीं भूलते। और
रेडियो पाकिस्तान के मैं तमाम लोगों के लिए कहूंगा, हम अपना स्टार्ट नहीं भूलते हैं। ऐसा हम है। कहीं पर भी जाते हैं हम अपने 101 को जरूर याद रखते हैं, क्योंकि हमारी दर्स का वही है। बिल्कुल ऐसा ही है। आज हम जो कुछ भी हैं, खसूसी तौर पे जैसे मैं एज अ सिंगर 101 गई, वहाँ से शॉर्टलिस्ट होकर आरजे बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। 10 साल से ये सफ़र जारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी जगहों से मुझे ऑफर्स आए, लेकिन उन्हें मैं यही कहती हूँ कि जनाब मेरा जो रिश्ता है वो एक जो दर्सगाह है जहाँ से मेरी पहचान बनी, मैं उसको छोड़कर कहीं और नहीं जा सकती। और यही वजह है कि मैं आज तक 101 के ही साथ हूँ, रेडियो पाकिस्तान के और मैं साथ। साथ साथ ये ज़रूर कहूँगा कि आपा हमारा रेडियो पाकिस्तान जो है वहाँ पर बहन बेटी की उसी तरीके से इज्जत होती है जैसे घर में की जाती है। वहाँ पर अगर सिद्रा शो अकेली कर रही हैं और अगर वहाँ पर फीमेल, क्योंकि दिन रात वाला तो अब स्लॉट खत्म कर दिया वहाँ से, अभी तक ऐसे ही कि मेल लेकिन आजकल शुरू हो गया। और ये रात बहुत में? अच्छी बात आपने रेस की कि वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है। आप तो जानते हैं कि जब मैं थोड़ा सी भी शाम के स्लॉट्स होती तो मेरे घर से कोई ना कोई साथ आता है, पेरेंट्स होते हैं, भाई होता है या ना भी हो तो वो मौजूद रहते हैं, दे कम एंड पिक मी अप, और यही सिलसिला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छा माहौल है, इतनी सिक्योरिटी है कि अब मुझे अक्सर जो है मेरे घर वाले अलाउ कर देते हैं कि भाई अगर मैं कोई प्रोग्राम में हूँ, ज़्यादा लेट एंड हो रहा है तो उसको भी मैं इजीली अटेंड कर सकती हूँ। रात वाले स्लॉट्स भी मैंने करना शुरू किया है। सो दिस इज ऑल बिकॉज द एनवायरमेंट एंड पीसफुल। आते हैं, छापा मारते हैं 101 पे ही तो हमें, और आप इकट्ठे आएंगे आप ठीक है ना, वहाँ से घर से करीब है, इसके शो पे रात में छापा मारते हैं। अच्छा मुझे आप ये बताइएगा कि अब जो बहुत ज़्यादा हम थोड़े से, क्योंकि ट्रेंड आउट होकर भी आपसे बात करेंगे, एक मैसेज आया आपके लिए कि अब एब्यूज्ड करने का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा पहले ये कहते थे कि बच्चियों को रखो घर पे, कि बच्चियों के लिए माहौल अच्छा नहीं है, तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। नहीं, ये मैं तो कहूँगी कोताही है ये हमारे हुकूमत की, हमारे अपने लोगों की, इदारों की, NGOs की, सब की। क्योंकि ये कोई मुश्किल काम नहीं है आप किसी को पकड़ लेना। हम अगर बगैर बेल्ट के निकलते तो हमारा चालान 1 मिनट में हो जाता है, चाहे हम कुछ भी हो। और आप बताएं ज़रा उन बच्चों को क्या से क्या हो जाता है, उनको तो आपको चौक पे लाके उसी वक्त उन लोगों के जो है करना चाहिए, फौरन जो है ना नोटिफिकेशन देना जारी होना चाहिए, चाहिए, ताकि इससे थोड़ा सा लोगों को पैदा होगा, थोड़ा खौफ पैदा होगा। लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन अगर किसी बड़ा पैसे से मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पंजाब में भी बड़ा सुना था, बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है। मैं तो बड़ी खुश थी, लेकिन बड़े अब मैंने जो अभी केसेस देखे हैं तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये कौन क्या कर रहा है, इन लोगों को कोई एहसास नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी। अगेन फिर बात इदारों पे इतनी नहीं आती जितनी उन लोगों पर आती है जो कि अपना केस छुपाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। एक मोटा अमाउंट होता है उनके पास देने के लिए कि भाई इस केस को आप दबा दें। तो फिर यहाँ पर भी बहुत सारे करप्शन। देखिए जब हम पुलिस को पकड़ाते हैं, बंदा फर्ज करें मैं एक डकैत हूँ, आपा ने मुझे पकड़ा, तो मैं तो वहीं से छुटकर आ जाऊंगा ना, पैसा वहां पे भी अगर मैं दे दूंगा तो ये चीजें तो ये नहीं, मैं कह रही हूँ जिस जगह ये होता है उस जगह के जो स्पॉट है, वहाँ के जो लोग हैं वो उन लोगों को ख़त्म कर दें। कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लें, आप इस मामले में ना सोचें कि ये सब हो रहा है। तो मैं तो बहुत हैरान होती हूँ कि एक मासूम बच्चों को तो ये तो शैतानगी है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा है, कुर्बे क़यामत की निशानी हमें नजर नहीं आ रहा है ये कितनी बड़ी बात है जी, कि 1.5 साल की बच्ची के साथ, वो बच्चा भी मेरे ख्याल से नाबालिग ही था, कोई होगा मेरे ख्याल से 12-13 बायदल लोग, इसी तरह का कोई अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी। तो मैं बहुत हैरान हुई कि देखें मुआशरा इस तरह से एक अजीब तरफ जा रहा है कि ये सब चीजें देखने को मिल रहे हैं। रिश्तेदारी था उनका। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आजकल जब लोगों को इतना पता है कि इस कदर गंदगी फैल गई है तो माँ बाप इतने अपने बच्चों को अकेला ना छोड़ें, किसी के साथ एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं शुरू के प्रोग्राम में जो मेरा पहला घंटा था उसमें मैंने ये वर्ड यूज किया कि मैं पेंडू हूँ इस बात में, और मुझे अच्छा लगता है। मैं आपको भी बोलूंगा कि आप भी इस चीज में थोड़ी सी वो है कि सख्त नजर जरूर रखो। हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, बच्चा बड़ा हो रहा है उसको कैसे मैं तो अपनी बेटी को अगर कभी भी मैं जाती थी, बहुत पहले से मैं इंडिया में जा रही हूँ, तो मेरी बेटी घर पे होती थी तो बच्चे भी होते थे मेरे, और मेरी कोई ना कोई बड़े को रखती थी मैं। तो उसके बाद ना जब मैं बच्ची को सिखाती थी बहुत सारी ऐसी बातें कि हर एक से जो भी हो उससे बेटा डिस्टेंस से बात करो, चाहे तुम कितना ही वो। अच्छी बात। तो मैं जब ये कहती थी तो मेरी दोस्तें कहती थी अरे इसको क्या बता रही हो तुम। बहुत जरूरी है। हाँ। और आजकल तो स्कूल्स में भी इनफैक्ट गुड टच एंड बैड टच को बहुत ही अच्छे अंदाज से समझाया जा रहा है। टच ही बुरा है, टच ही नहीं होना चाहिए, ये सब इन लोगों ने ये निकाले। जो मसला है ना, देखिए हमारी जो इस्लामी तालीमात है ना, उनको अगर हम जितना नज़रअंदाज करके और अपने ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करेंगे तो ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आएगी, बल्कि ये जो खराबी है
आप ये देखें ना आखिर है। कितनी सराहियत कर गई है माशरे के अंदर कि अब जो है वो बच्चा हो बच्ची हो अपने घर के अंदर महफूज नहीं है, बिल्कुल, अपने बिल्कुल। घर वाले जो यानी अजीज बिल्कुल, अकारिब बिल्कुल। रिश्तेदार हैं उनसे महफूज नहीं है, तो उसके बाद क्या रह जाता रह है, जाता है, बिल्कुल लेकिन सही। हम अभी भी जो है ना सिर्फ गुड टच और बैड और टच तालीम नहीं देते, बेसिक को तालीम ही जो हमें देना है इसके को ही बारे में। बुनियाद बना रहे होते हैं कि बिल्कुल। गुड टच और बैड टच जो है वो बस हमें सिखाना चाहिए, जबकि बस सिर्फ ठीक है ताकि ना, बस एक खौफ सरसरी खुदा सा- पैदा नहीं होगा, फिक्र आखरत पैदा नहीं होगी, तो सब कुछ बंदा कर सकता है। बिल्कुल सही। सिर्फ जो है अल्लाह का खौफ ऐसा है ना कि जो फिर नहीं, कोई उसको तालीम बचाता नहीं, है, हमारी कोई वरना दीनी इंसान तालीम है की ही नहीं। जिबिल्लत नहीं और आपा, लेकिन फितरत के आपके लिए अंदर क्वेश्चन आया है, उन्होंने कहा कि देखिए बैड टच एंड गुड टच इज अ थिंग, लेकिन अपने बच्चों को आपा को ये बोलेंगे मैसेज दे कि अगर कोई बंदा या बंदी मेल और फीमेल दोनों अगर आपके छोटा बच्चा या बच्ची को कोई गलत बात बोले, बेटा मुझसे अकेले में आके मिलो, मैं आपको ये देना चाहता हूँ, तो बच्चे को इतना मार्जिन देंगे वो आपको आके बताए। और क्या, बिल्कुल ऐसा ही है मतलब मेरे अम्मी अबू खसूसी तौर पे मेरी अम्मी हमेशा से यही कहती थी, कोई भी शख्स आपको कोई भी चीज़ दे, वैसे भी मेरी बचपन से आई थी, कोई भी चीज़ मुझे खाने की भी कोई भी पूछता था तो मैं आगे से यही कहती थी थैंक यू मेरे पास है। तो ये सब चीज़ें आपको बचपन ही से अपने बच्चों बेचारे में जो सिखाएंगे तभी आ पाएंगे। बिल्कुल गुरबा लोग हैं वो लोग तो नहीं कर सकते ना ये सब कुछ, उनको तो बेचारों को काम पे जाना होता है, तो कम से कम जितने, मैं तो बेगैरत का लफ्ज इस्तेमाल बिल्कुल करूंगी सही कह रहे हैं आप। कि हमारे आसपास के लोग बैठे हैं, यकीन करो मैं जो हमारे करीब में हैं लोग ऐसे जो बेचारे सब काम करने चले जाते हैं, तो यकीन करो मैं टाइम निकाल के खड़ी होती हूँ देखने के लिए कि कोई बात तो नहीं कर रहा है इन लोगों से, कोई बच्चा कोई लड़का है, छोटे मोटे आते हैं, तो अगर कभी मैं देखती हूँ तो मैं फ़ौरन वहाँ से यूँ करके बोलती हूँ क्या है भाई क्या कर रहे हो, तो वो लोग चले जाते हैं, वो क्या है हमारी बहन है, हमारा ये दफ़ा हो यहाँ से चलो, तो उन्हें पता होता है कि कोई है जो इन लोग को देख रहा है। अब क्या करता है वो लड़का, जो भी आते हैं ना वो पहले इधर देखते हैं, मेरी तरफ के कहीं घर की तरफ देखते हैं कि वो तो नहीं है, मैं इतना ज़्यादा कैमरे में लेकिन ऑन आप करके ये देखिए ना कि अल्लाह के बाद आप हिफाजत करें तो अल्लाह ताला के अंदर दर्जात बुलंद होते हैं। जब भी आपके लिए सवाल ये आया है कि आजकल के जो लड़के हैं, आप फिर आपकी तरफ इस बार में आते हैं कि लड़के आपस में शर्तें लगाते हैं कि इस लड़की को टच करते हुए गुजरना है। अब टच करते हुए किस तरह गुजरना है कि मैं और शर्जील जा रहे हैं और मैंने शर्जील को कहा मुझे धक्का देना है तो मैं उस लड़की के ऊपर गिरूंगा और सॉरी करके पीछे हो जाऊंगा, तो मैं शर्त भी जीत जाऊंगा और काम भी निकल जाएगा। तो मकसद ये है कि वहां पे सॉरी भी हो जाएगा, तो इस तरीके से माशरा गंदगी की तरफ जा रहा है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए मैंने तो अभी पहले भी आपसे ये बात कही कि हम जो है ना यानी जो दीनी जो तालीमात है ना हमारी, उससे हम अपने बच्चों को जब तक उनकी तरबियत नहीं देंगे, उस तरफ जो है मुतवज्जा नहीं करेंगे, तो माशरे में तो इतनी गलाजत है कि उससे हम अपने घर को भी अपने बच्चों को भी बचा नहीं सकते। महफूज नहीं रख सकते। बिल्कुल। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम जो है ना वो देखें, एक सब्जी जो है ना वो भी जब हम लेने जाते हैं तो एक एक टमाटर और एक एक जो है वो आलू चुन कर उठा रहे होते हैं कि इसमें कोई गला सड़ा तो नहीं है, इसमें कोई ख़राबी तो नहीं है। लेकिन हम अपने मुल्क के अंदर जब हुक्मरानों का चुनाव करने जा रहे होते हैं तो फिर हम एक बिरयानी की प्लेट पे बिक जाते हैं, हम इसके ऊपर बिक जाते हैं कि ये मेरी बिरादरी का है, ये मेरी ज़बान बोलने वाला है, ये जो है वो अब मेरे कबीले का है। क्या तमाशा लगाया हुआ है कि जो आपके सरों पे हुक्मरां हैं उनको चुनने के लिए आप कोई भी मेरिट जो है वो नहीं देख रहे कि इसकी एबिलिटी कितनी है, तालीम कितनी है, ये जो है वो ये काम कर भी सकता है नहीं कर सकता, करैक्टर कैसा है, वो सारी चीज़ों को हम नज़रअंदाज करके हम जुज़वी जो चीज़ें हैं उनकी बुनियाद के ऊपर हम वोट डाल कर आ जाते हैं। कसूरवार तो हम भी हुए ना। फिर हमारे जो हुक्मरान तबका है, जो एलीट क्लास है, उसके अंदर भी आप ये देखिए कि इनका मामला ये है कि अपने लिए जो कवानीन बनाते हैं उसमें जो ना इनको फ़ोन भी फ्री है, इनको गाड़ी भी फ्री है, पेट्रोल भी फ्री है, घर भी फ्री है, नौकर भी फ्री है, जहाज़ के टिकट भी फ्री हैं, हर चीज़ हर सहूलत उनको अवेलेबल है। और जो गरीब आदमी है 25,000 और 30,000 रुपये जो तनख्वाह लेने वाला है, उसको जो है उससे हर तरह की ड्यूटी ली जा रही है, उससे हर तरह का टैक्स लिया जा रहा है, उसके ऊपर यूटिलिटी बिल जो है ना उनका बोझ लादा जा रहा है। अभी आप देखिए कि अब वो रोज़ाना की बुनियाद पे पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का जो सिलसिला था वो किसी को भी समझ में नहीं आया था, लेकिन जिन लोगों ने इसको नाफिज किया वो बड़े ज़ीरक और चालाक लोग थे। उन्होंने कहा कि भाई हम जब 20 रुपये और 40 रुपये एक साथ बढ़ाते हैं तो आवाम में एकदम हैजान पैदा होता है, शोर शराबा मच जाता है, सोशल मीडिया भर जाता है। तो उन्होंने कहा कि रोज़ की बुनियाद पे बढ़ाओ, वो रोज़ जो है वो 5-5 रुपये 10-10 रुपये 2-2 रुपये कम करके
अब कल फॉर नो रीजन 4 रुपए 10 पैसे पेट्रोल फिर बढ़ा दिया। 4 रुपये 48 पैसे 45 पैसे जो है उन्होंने पेट्रोल पे बढ़ा दिए। लीवी है, उसके लिए वो हाफिज नईम और रहमान वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोशिश कर रहा है, मसाइल उठा रहा है, साथ देने के लिए तैयार उस तरह से नहीं है। क्या कहते तो हैं कि हाँ ये इशू अच्छा है, ये अहम बात कर रहे हैं, लेकिन ये कि निकले खड़े हों पुरअमन एहतियाज में हाजिरी अपनी लगा दें, नहीं, वहां फिर वही आ जाता है कि वो जो है ना उन लोगों के पीछे चले जाते हैं कि जो अभी आप अपोजिशन और हुकूमत की बात कर रही थी, जब इनके अपनी मिरात का मामला आता है तो उसके अंदर अपोजिशन और हुकूमत की जो पार्टियां हैं वो सब एक होकर वोट एक जगह डाल देती हैं। सेनेट के जो है वो चेयरमैन के टिकट और उसकी जो है ना वो TADA का मसला था तो उसके ऊपर सब मुत्तफिक हो गए, उनकी तनख्वाहों का मसला हो तो सब मुत्तफिक हो जाते हैं। और गरीब की जो पेंशन है जो 11,500 रुपये EOBI से मिलती है मिनिमम, यानी वेज के मुताबिक भी नहीं है, मिनिमम वेज का जो ऐलान करते हैं उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो रहा था और कोई कहने पूछने वाला नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती। और यानी इस तरह की सूरत हाल है कि जब आप देखें कि एक तरफ हर चीज़ फ्री मिल रही हो तो किसने ही पेट्रोल बढ़ा तो उनकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है, उनको तो फ्री मिल रहा है। हाँ, अगर उन्हें जेब से देना पड़े तो उनको एहसास हो कि हाँ भाई ये गरीब आदमी पे हमने कितना बड़ा बोझ डाल दिया है ना। तो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला और अलमिया यही है और इसको दूर होना चाहिए, लेकिन इस बिल्ले की गले में घंटी बांधेगा कौन? इसके लिए आवाम जब तक खड़ी नहीं होगी, साथ नहीं देगी, साथ नहीं चलेगी, इस काबिल ही नहीं छोड़ा है कि वो खड़ी हो। नहीं, ये भी आवाम का आवाम तो ऐसी अब आपके लिए सवाल ये आया है कि आपका सबसे अच्छा जो एक पहलू है बीइंग अ डॉक्टर, आप हालात हाजरा पर बात करती हैं, आप ये नहीं देखती कि अच्छा तो अब सेहत के हवाले से पूछा जा रहा है कि इम्यूनिटी बूस्टर के लिए तो लोगों को आपने ये बताया कि साउथ सीरियल खाएं ज़िंदगी में, ठीक है। अब साउथ सीरियल अगर कुछ लोग कैरी नहीं कर पाते तो क्या ये गोली फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में भी आएगा या कुछ ऐसा? मैं तो अब ये सब चक्कर बिल्कुल कभी करूंगी नहीं, दवाइयाँ तो मुझे देना ही नहीं है। सही, एक चीज़ समझ में ही नहीं आ रही उन लोगों की कि खाना टाइम पे खाना चाहिए और आपको सोना टाइम पे चाहिए, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। इससे मैं आप लोगों को मिसाल बन के सामने बैठी हुई हूँ कि हर बीमारी से आदमी जो है वो पाक हो जाता है आप अगर सही से सोएंगे। अच्छा, मैंने एक वीडियो आपकी देखी जहाँ पर आप वो जो मार्शल आर्ट होता है उसमें फीमेल के साथ आप खड़ी, वही वाली जो आपने एकेडमी बनाई है उसके अंदर आपने, अच्छा फीमेल थोड़ी सी इस तरह करके बात कर रहे हो, आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी होकर बात करी। असल में बात थी कि वो कराची यूनिवर्सिटी की माशाल्लाह से बहुत अच्छी चेयरपर्सन है, उन लोगों ने ये अरेंज किया था वहाँ पे। तो आप यकीन करें कि बच्चियाँ जो हैं वो इतनी पढ़ने में माशाल्लाह सब अच्छी हैं, लेकिन ना उनकी कोई मतलब न्यूट्रिशन उनकी बिल्कुल भी नहीं है, ना उनको बेचारों को कोई सेंस है कि क्या करना है, क्या खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस तो ये चीज़ जो है ना, मैंने वहाँ पे सबके टेस्ट लिए तो मुझे पता चला कि वो सब डिस्टर्ब है, कोई भी मतलब सही नहीं है। हालांकि खाना पीना भी उन लोग का टाइम पे है, सब अच्छा खाती हैं सब कुछ, लेकिन क्यों नहीं है वो इसलिए नहीं है कि वो सब डिस्टर्ब है, उनकी बेचारों की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो वो सॉल्व नहीं हो सकती, उन्हें पता है कभी नहीं हो सकती। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये बहुत अच्छा काम किया यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी वालों ने कि अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक नई अवेयरनेस के लिए उन्होंने ये सब किया। तो माशाल्लाह से मार्शल आर्ट तो बहुत दूर की बात है, कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ एंगल्स हैं जो आपको आपकी बॉडी को मतलब इंस्टेंटली रिजल्ट आपको दे देते हैं। तो वो मैंने उनको थेरेपीज बताई हैं। तो इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, दिमाग खुद काम करेगा। दिमाग जो है ना, वो जब आप उसको अपनी बॉडी को उस हिसाब से रखेंगे तो आपका दिमाग खुद काम करेगा, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सिखाया जाए। तो ये जैसे सुबह उठना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। सुबह जो है वो सूरज की जो किरणें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, आपको विटामिन डी के अलावा क्या क्या मिलता है वो आपको नहीं पता, ऐसा ही है। तो आपकी पूरी बॉडी का सिस्टम सुबह ही सही होता है। अब आप रात को सोते देर से हैं तो आपको एक इतनी सी भी बात बुरी लगेगी, आप कोई भी बात है लड़ने ही लगेंगे, आप मतलब है ही नहीं होगी आपकी बॉडी में। मेरा तो कुछ होता ही नहीं, मेरे तो कुछ ये ही नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे तो ये वो बस सोच लो कि वो रात को नहीं सोया बंदा, ऐसा ही है। जितने भी लोग ऐसे होते हैं ना, और ख़ास तौर पे माँ बाप से बदतमीजी करना, तो तौबा तौबा, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं ना, मुझे समझ नहीं आती कि वो माँ बाप कैसे हैं कि वो बदतमीजियाँ बर्दाश्त कर रहे होते हैं इतनी ज़्यादा।
तो ये सब चीज़ें जो है ना, यही चीज़ें आपको ले जाती हैं बहुत हिडन बीमारी की तरफ। अच्छा जी, एक यहाँ पर वक्त खत्म हो जाता है। अच्छा जी, आप 1 मिनट के अंदर सवाल कीजिएगा, फिर हमने गाना भी सुनना है, उसके बाद वाइंड अप भी करना है। एक सवाल ये आया है कि शर्जील को हम एक टाइम से आपके साथ देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन पिछले 3 महीने से शर्जील जो है वो बचपन की तरफ वापस लौट रहा है, तो आप क्या खिला रही हैं उसको? शर्जील बहुत फेयर है बिल्कुल, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि कोई इसके अंदर वो नहीं है कि नेगेटिविटी नहीं है। बस ग़िज़ा भी बता देना, लोग जाना छोटा होते जा रहा है। तो वो अपना टाइम पे खाता है खाना बस। अच्छा, वो भी 6 बजे के बाद नहीं खाना? 6-7 बजे के बाद वो खाना खाते ही नहीं। मुझे लगता है आपने किचन में ताला लगा दिया अंदर नहीं, माशाल्लाह से मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, इनको कुछ भी नहीं। बल्कि मैं कहूँ भी शर्जील अभी देर हो गई, कोई बात नहीं, आप आज तो खा लो। कहना नहीं मम्मा नहीं, बस सही है, जो हो गया बिल्कुल सही है, डिस्टर्ब हो जाऊंगा मैं। इतनी ज़्यादा अच्छी बात है माशाल्लाह से। सुनते हैं बच्चे ना, और वो वाली बात है कि आपका अल्लाह ताला इनको ऐसे ही रखे। और ज़फ़र भाई 1 मिनट है, जाते जाते क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो है ना, इस मुल्क ने अल्हम्दुलिल्लाह खारजी महाज के ऊपर तो बहुत बड़े पैमाने पर अपनी फतह के झंडे गाड़ दिए हैं, और हर एक ने तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी क़ुव्वत है, ताकत है, इसकी हैसियत है। लेकिन दाखिली जो मामलात हैं ना, वो अभी बड़े डिस्टर्ब हैं, और उसके हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ जो है उनके ऊपर एक डिस्कशन जो है वो शुरू हुआ है हमारे यानी मुल्क के अंदर। तो इस पर संजीदगी से इस डिस्कशन को करके, और कुछ चीज़ें चाहे वो नए सूबों के हवाले से हों, इंतज़ामी यूनिट के हवाले से हों, बल्दियाती इदारों को स्ट्रेंथन करने के हवाले से हों, सिटी गवर्नमेंट जो है उनको इख्तियारात देने के हवाले से हों, वो होनी चाहिए। उसके ऊपर जो है वो आप देखें कि मैं ये बात भी कहूँगा कि वो जो पाकिस्तान तोड़ने का नारा लगाने वाले लोग हैं, वो सिंध के तकसीम, इंतजामी तकसीम के हवाले से ऐसे रिएक्शन दे रहे होते हैं। अरे भाई, तुम तो पाकिस्तान तोड़ने के नारे लगाते हो, तुम्हारे ऊपर तो कोई जो है वो कुछ नहीं कह रहा होता तुम्हें, ना हुकूमत ना ही जो है वो आवाम। और जब सिंध की इंतजामी तकसीम की कोई बात आ जाए तो तुम ऐसा रिएक्शन दे रहे होते हो जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, और अंदरूनी और दाखिली और जो यहाँ की गुड गवर्नेंस है उसको भी बेहतर होना चाहिए, ताकि लोग जो है वो जीना जो है वो उनके लिए आसान हो सके। बिल्कुल जी। हम सिद्रा से मैसेज नहीं लेंगे, क्योंकि सिद्रा का जो मैसेज होगा वो उनका गाना होगा। तो सिद्रा, आपसे हम जी शर्जील जाते जाते आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जैसे आज बात हुई, आज थोड़े से डिफ़िकल्ट टॉपिक्स भी डिस्कस हुए, मतलब कि जो अनफॉर्चुनेट सिनेरियो हमारे मुल्क का चल रहा है उसमें हमें एज अ मतलब नेशन मिल के काम करना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ है, एब्यूज़ है, जैसे बच्चे फेस कर रहे हैं, आपने वो डिस्कस किया, जो इंजेक्शन का मामला हो गया 17 घंटे के बच्चे के साथ, ये मिल के हमें अपने कलेक्टिव एफर्ट, जो मेरी एक जिम्मेदारी है, आपकी एक जिम्मेदारी है, तो हम अपनी जिम्मेदारियों को सबसे पहले देखें कि हम एज अ जो दुनिया में आए हैं तो वो क्या चीज़। वाकई में देखिए, हुकूमत नहीं है, देखिए हुकूमत जैसी भी हो, मैं कहता हूँ बिल्कुल ज़ीरो करप्ट हुकूमत, ख़राब तरीन हुकूमत है, कब्र में हिसाब मैंने देना है। हुकूमत ने आके मुझे नहीं कहना कि इंजेक्शन लगाओ या करो। तो आपको, अगर मैं आपको कहता हूँ ना शर्जील, जैसे कि आपके बारे में बहुत अच्छी बात जो है वो ये है कि अगर अम्मी बोल रही हैं, आप बोल रहे हो, और अम्मी ने बोलना शुरू कर दिया तो आप एकदम चुप हो जाते हो, क्योंकि कब्र में हिसाब जाके आपने देना कि आपने माँ को कितना सुख दिया। तो ये चीज़ें, तमाम चीज़ें अपने ऊपर डिपेंड करती हैं। मैं सिर्फ ये बात कहूँगी कि हुकूमत जो है ना, वो जो भी हमारे साथ कर रही है, चलो हमें मार रही है तो हमारा फ़र्ज़ नहीं है डिफेंस करें हम अपने, ऐसा ही है। तो हमें अब अपना ख्याल खुद करना है। अब आप ये सोच लें कि अब कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल ऐसे। इसी के साथ आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, और डिफरेंट टॉपिक पे बात करने का आपका बहुत शुक्रिया। ज़फ़र भाई तो खैर करती है। सिद्रा के गाने के साथ हम प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, और कल आपसे मुलाकात होगी। आज की न्यूज़ में कोई बात बुरी लगे तो तहे दिल से माज़रत ख्वाहें। इस बात को मैं आगे ज़रूर बढ़ाऊँगा कि जब प्रोडक्टिव बात होती है तो प्रोडक्ट में से आप 50 प्रोडक्ट पड़ी होती है, लेकिन आपकी स्किन को एक प्रोडक्ट सूट करती है और आप वही यूज़ करते हो। तो इसी तरीके से प्रोडक्टिव बात में से अगर आप एक प्रोडक्टिव बात अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट कर ले तो ज़िंदगी ना सिर्फ आसान होगी बल्कि मुआशरा तरक्की की तरफ जाएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाइंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि कल वापस लौटूंगा। इस वक्त कैमरे पर मौजूद हैं हमारे ज़ुबैर भाई, हमारे शान भाई, हमारे आलिया अब्बास भाई जो कि MCR में मौजूद है, रमीज़ खान जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर ऑफ द शो हैं, इसी के साथ साथ अली भाई जो कि MCR में मौजूद हैं, इसी के साथ हमारे अदनान भाई, फरहान भाई और बिलाल भाई। ये तमाम वो लोग हैं जो कि प्रोडक्टिव चीज़ों को देख रहे होते हैं। तमाम मालिकान का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि हमें इतनी सपोर्ट करते हैं
कि हम काम को बेहतरीन तरीके से कर सकें। गौरी भाई आपका शुक्रिया, हमारे अब्बा जो जिनको हम प्यार से कहते हैं उनका बहुत शुक्रिया, जितने भी और मौजूद लोग हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मौजूद हैं तो हम ये प्रोग्राम कर सकते हैं। ज़िंदगी में खैर, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि कल वापस आऊँगा। अल्लाह निगहबान। स्टार्ट कीजिए। अपना ओरिजिनल सुनाना चाहूँगी, मिली नगमा। मेरे वतन हर सू तेरे ही जलवे हैं, प्यारा सा है गुलस्तां। मेरे वतन हर सू तेरे ही जलवे हैं, प्यारा सा है गुलस्तां। झरनों में सरगम है, लहराता परचम है, कितना हंसी है समा। मेरे वतन हर सू तेरे ही जलवे है, प्यारा सा है गुलस्तां। पाकिस्तान जिंदाबाद मेरी पहचान, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद मेरी पहचान, पाकिस्तान। ओ ओ ओ ओ ओ तेरे बाहिम्मत जवान है, तेरे पास इनकी हुर्मत के तो है। दुनिया में सबने माना, दुनिया में सबने माना, परचम पाकिस्तान। तेरे है ये निगहबान, तेरी अजमत के लिए देते हैं जा नजराना, देते हैं जा नजराना। सोहनी ये धरती है, रहमत बरसती है, अजमत का तो है निशा, अजमत का तो है निशा। पाकिस्तान जिंदाबाद मेरी पहचान, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद मेरी पहचान, पाकिस्तान।